हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि हमारी मध्य प्रदेश के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हम स्टार्ट करेंगे मेघा सीरीज की बुक से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर सूचनाओं का जनक है, किंतु ये सूचनाएं मानव के लिए तभी तक उपयोग नहीं हो सकती जब तक कि इन सूचनाओं का आदान प्रदान ना हो। यदि हम पिछली शताब्दियों को देखें तो आज की अपेक्षा में पहले सूचना और संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए काफ़ी समय लगता था, परंतु वर्तमान में सूचना एवं संकेतों का आदान प्रदान बहुत ही आसान हो गया है और समय भी कम लगता है। सैटेलाइट और टेलीविज़न ने तो सारी दुनिया को एक नज़र में बदल दिया है, या फिर एक नगर में बदल दिया गया है। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटरीकृत कार्यप्रणाली में यदि विभिन्न कंप्यूटर्स को किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संयोजित कर लिया जाता है तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को तीसरे कंप्यूटर से किसी भी माध्यम से यदि आपने कनेक्ट कर लिया है तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की प्रणाली एक प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करती है। मतलब इसके लिए भी एक नियम होता है जिसमें डाटा ट्रांसमिशन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और उसे समाप्त किया जा सके। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में। अब आती है कंप्यूटर नेटवर्क को निम्नलिखित मापदंडों द्वारा ही परिभाषित किया जा सकता है। नेटवर्क पर डिवाइसेस एक सामूहिक संचार माध्यम की सहायता से डाटा और सूचना को शेयर करती हैं। नेटवर्क में विभिन्न यूजर्स द्वारा डाटा और सूचनाओं में हस्तक्षेप की रोकथाम का प्रावधान है। नेटवर्क में डिवाइसेस ने निश्चित एड्रेस होते हैं। मतलब डिवाइसेस के एक निश्चित एड्रेस होता है जिससे कि एक डिवाइस से प्रेषित डाटा केवल संदर्भित डिवाइस तक ही पहुंचता है। मतलब हमने एक डाटा किसी को भेजा तो वो उसी कंप्यूटर के पास पहुंचता है, इसके पास एक निश्चित एड्रेस होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में मेनफ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर और विभिन्न प्रकार के अन्य संचार डिवाइसेस सम्मिलित की जा सकती हैं। भारत में सूचना संचार का विकास 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने पहली विधिवत डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया था। सबसे पहली डाक व्यवस्था कहाँ पे गई थी? तो 1766 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में पहली डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। 1778 में कलकत्ता में प्रधान डाकघर की स्थापना की गई थी और 1850 में कलकत्ता से डायमंड हब के बीच में पहली डाक तार सेवा प्रारंभ की गई थी। मतलब पहली बार कलकत्ता से डायमंड हब तक के लिए पहली डाक सेवा कब स्टार्ट की गई थी? तो 1850 में। फिर 1854 में डाक सेवा नियंत्रण हेतु टेलीग्राम एक्ट आया था, जो कि डलहौजी के समय आया था। कब आया था? 1854 में डाक सेवा नियंत्रित करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट आया था। भारत में रेल डाक सेवा प्रारंभ हुई है 1863 में। 1879 में पोस्ट कार्ड सेवा स्टार्ट हो गई थी और 1964 में भारत एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य बन गया था। भारत एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य बन गया था 1964 को। पिन कोड का प्रारंभ हुआ है 1972 में। पोस्टल एवं टेलीकॉम विभाग पृथक्करण हो गए थे 1985 में। 1985 में पोस्टल और टेलीग्राम कॉम सेवा पृथक हो गई थी। स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ की गई थी 1986 में। मॉस मेलिंग नामक नई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी 1997 में। मॉस मेलिंग नामक नई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी 1997 में। 1998 में उपग्रह डाक सेवा प्रारंभ कर दी गई और बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया गया। उपग्रह 1998 में उपग्रह डाक सेवा प्रारंभ की गई और बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया गया। 2001 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत हुई। 2001 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत हुई और 2009 में विदेश मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ कर दी गई। 2009 में विदेश मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ कर दी गई। 2012 में मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सेवा प्रारंभ की गई। 2012 में मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सेवा प्रारंभ कर दी गई। 2013 में डाक तार सेवा बंद कर दी गई। 14 जुलाई 2014 को डाक तार सेवा बंद कर दी गई और 2015 को 2 अक्टूबर को मनी ऑर्डर भी बंद कर दिया गया। 2015 को
2 अप्रैल को भी मनी ऑर्डर बंद कर दिया गया। देखिए इसकी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हम कुछ सन को ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे पहली बार डाक व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो 6 लोगों में गई थी, तो 66 में इसकी स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय पर। 74 में क्या किया, डाक सेवा स्थापित की गई। और 50 में क्या हुआ, कलकत्ता से डायमंड का एक डाक गया था, डायमंड हब, तो 1850 में इसको स्टार्ट किया। फिर इसको नियंत्रण करने के लिए डलहौजी आया। डलहौजी ने बहुत सी चीज़ें नियंत्रित की थी। रेल सेवा स्टार्ट हुई थी 53 में, और 54 में डाक सेवा नियंत्रित करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट आया। फिर 61 में आया था भारत सरकार का अधिनियम, तो उसके बाद 63 में आया है रेल डाक सेवा प्रारंभ कर दी गई। रेल से जाएगी, मतलब 10 साल बाद। 53 में सबसे पहले रेल चली थी, फिर उसके 10 साल बाद रेल डाक सेवा प्रारंभ कर दी गई। 79 में पोस्ट कार्ड सेवा स्टार्ट की गई, और एशिया पैसिफिक में पोस्टल यूनियन का सदस्य बन गया भारत कब, 1964 में। पिन कोड प्राप्त हुए हैं 1972 में। पोस्टल और टेलीकॉम विभाग पृथक किए गए थे 85 में, जब आर्यभट्ट छोड़ा गया था 85 में, तब क्या हुए हैं, पोस्टल एवं टेलीकॉम सेवा पृथक की गई थी। उसके 1 साल बाद ही स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ कर दी गई। स्पीड से कोई भी चीज़ चली जाएगी। मॉस मेलिंग नामक नई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, कहाँ से, 1997 में, जब ट्राई आया था, उसी समय आया है मॉस मेलिंग नामक नई डाक सेवा प्रारंभ कर दी गई। 1998 में उपग्रह डाक सेवा प्रारंभ की गई और बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया गया। 2001 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होने लगे। एक एंटीना के द्वारा क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होने लगा। फिर 2009 में विदेश मनी ऑर्डर प्रारंभ हुए। 2012 में मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र होने लगे थे। 2013 में डाक तार सेवा बंद कर दी गई थी, और 2015 में मनी ऑर्डर बंद कर दिए गए थे। संचार प्रक्रिया या फिर कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य डाटा या सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। डाटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य 2 विभिन्न या समान डिवाइसेस के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान से होता है। डाटा कम्युनिकेशन को प्रभाव को 3 प्रमुख विशेषताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहली होती है डिलीवरी, दूसरी होती है शुद्धता या एक्यूरेसी, और तीसरी होती है समयबद्धता या टाइमलाइंस। पहली होती है डिलीवरी। डिलीवरी से तात्पर्य डाटा को एक स्थान से दूसरी जगह भेजना या प्राप्त करना डिलीवरी कहलाता है। शुद्धता, यह गुण डाटा के निश्चित की सही होने की दर्शाता है, मतलब जो हमने डाटा भेजा वो उतना ही एक्यूरेसी में जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, शुद्धता कहा जाता है। टाइमलीनेस, यह डाटा एक निश्चित समय में डिलीवर होने को दर्शाता है, कि हमने ऐसा नहीं हो कि डाक की जैसे कि हमने आज भेजा और 1 महीने बाद जिसको भेजा है उसके पास पहुँचे, है ना। इसके लिए टाइम लाइन भी ज़रूरी होती है। प्रत्येक कम्युनिकेशन प्रोसेसर या प्रक्रिया 5 फैक्टर्स को सम्मिलित करती है। इसमें देखो 5 फैक्टर होते हैं। पहला होता है मैसेज, कि जो आपको लिखना है वो होगा। प्रेषक, मतलब कि सेंडर होगा, कि जिसने भेजा है। एक रिसीवर, किस माध्यम से भेजा है, और रिसीवर किसको भेजा है, फिर जो प्राप्त करता है वो, और प्रोटोकॉल या किस नियम इस पर लागू होते हैं। तो 5 इसके प्रमुख फैक्टर आते हैं। पहला संदेश, मैसेज, प्रेषक, सेंडर, माध्यम, मीडियम, प्राप्तकर्ता या रिसीवर, और 5वां है प्रोटोकॉल। देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2। पहला प्रोटोकॉल आते, कंप्यूटर से एक सेंडर हो गया, इसने मैसेज भेजा, दूसरे कंप्यूटर में पहुंच। ईमेल और उसकी वैश्विक खोज। आर टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी कहा जाता है। ईमेल के प्रयोग से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को अपना संदेश भेज सकते हैं। ये संदेश इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में भेजे जाते हैं, जिसमें टेक्स्ट या ग्राफिक्स हो सकता है। इंटरनेट के उपयोगकर्ता अपना ईमेल खोल सकते हैं और उसका प्रयोग संदेशों को भेजने और प्राप्त करने में कर सकते हैं। ईमेल कुछ ही सेकंडों के अंदर भेजे गए व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जबकि जो सामान्यतः डाक द्वारा भेजा गया कोई पत्र होता है उसको पहुंचने में कई दिन या कई हफ्ते का समय लग जाता है। ईमेल सुविधा मुफ्त होती है, जबकि साधारण डाक द्वारा भेजे गए पत्रों की कीमत देनी पड़ती है। ईमेल को कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर पर देख सकता है, जबकि जो साधारण डाक सेवा होती है वो भेजे गए व्यक्ति पत्र केवल किसी दिए गए पते पर ही पहुंचते हैं। अब आते हैं ईमेल एड्रेस।
ईमेल एड्रेस 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है नाम, दूसरा होता है चिन्ह और तीसरा होता है सर्वर का नाम। पहला होता है नाम। यह ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है जो उपयोगकर्ता के नाम को इंगित करता है। उदाहरण के लिए ईमेल एड्रेस दिया है रिति yahoo.com। इसमें जो रिति है वो उपयोगकर्ता का नाम है। अब चिन्ह @ का चिन्ह लगा होता है। ईमेल के पहले और तीसरे भाग को अलग करता है कौन? ये चिन्ह जो @ का चिन्ह होता है वो। सर्वर का नाम, यह उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर ईमेल सुविधा प्रदान करने वाले सर्वर का नाम होता है। उदाहरण के लिए ईमेल एड्रेस rityahoo.com। इसमें जो yahoo.com है वो सर्वर का नाम है। ईमेल की क्रियाविधि, ईमेल ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के बीच ट्रांसमिट होता है जो मैसेजेस को एक्सचेंज करने या उन्हें दूसरी साइट पर भेजने देते हैं। ईमेल एक्सचेंज के इस कार्य के लिए एक कुछ निश्चित इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रूल नियम जो खास इसी कार्य के लिए बनाए गए हैं को फॉलो करते हैं। ईमेल भेजना वैसा ही है जैसा किसी चीज़ को पोस्टल सर्विस या डाक सेवा के द्वारा भेजना। ईमेल के भाग, देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा था, ईमेल एड्रेस के 3 भाग से मतलब 3 भागों से मिलकर बना होता है, नाम, @ का चिन्ह और सर्वर का नाम। अब आते हैं ईमेल के कुछ भाग होते हैं जो ईमेल में दिए गए होते हैं। मुख्यतः ईमेल के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है अटैचमेंट, चौथा होता है सिग्नेचर। बस 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या है? हेडर, दूसरा है बॉडी, तीसरा है अटैचमेंट और चौथा है सिग्नेचर। पहला आता है हेडर। ईमेल मैसेजेस का हेडर सबसे ऊपरी सेक्शन में होता है। यह मैसेज के स्टेटस के बारे में सूचना देता है। हेडर के निम्नलिखित भाग होते हैं, मतलब हेडर के भी कुछ भाग होते हैं। पहला आ गया टू, इससे मैसेज मतलब जिसे मैसेज भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा जाता है टू में, किसको भेज रहे हो। सीसी, इसके द्वारा भेजी जा रही ईमेल की कार्बन कॉपी को दूसरे रेसिपिएंट के पास भेजा जा सकता है और मेन रेसिपिएंट को भी ज्ञात हो जाता है कि अन्य कौन कौन से व्यक्तियों को ये मैसेज भेजा गया है। देखिए जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और यदि आपके लिए कोई मेल भेजने के लिए बोला है और आप चाहते हो कि पूरे कलीग को भेज दिया जाए वो मैसेज और बॉस को भेज दिया जाए, तो आप सीसी करके इसको भेज सकते हैं और बॉस को और सारे एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि ये मैसेज या ईमेल किन किन के पास गया है। अब आता है बीसीसी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस ऑप्शन में मेन रेसिपिएंट को यह ज्ञात नहीं होता कि ईमेल की कॉपी अन्य किन किन व्यक्तियों को प्राप्त हुई है। देखिए जैसे आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आपके जो सीईओ हैं वो हैं और कुछ एम्प्लॉय हैं। आपको किसी एम्प्लॉय को क्या नोटिस भेजना है और आप चाहते हो कि ये पता चल जाए किसको, जो सीईओ है या फिर ओनर है कंपनी के, उनको पता चल जाए। तो आप क्या करोगे, सीसी करके भेज दोगे कि एम्प्लॉय को भी पता चल गया और सीईओ को भी पता चल गया। अब देखो तीनों को पता है, आपको भी पता है कि एम्प्लॉय को पता है और सीईओ को पता है, सीईओ को भी पता है कि एम्प्लॉय को पता है कि ये बात सीईओ को पता है और मैनेजर को पता है। ये बात सबको पता होती है ना इसमें। लेकिन जब ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जब आप ये वाला मैसेज या फिर मेल किसी एक व्यक्ति को भेजते हैं तो उसमें क्या होगा, जो सीईओ है उनको पता नहीं होता कि ये मैसेज किन किन को भेजा गया है और जो मैनेजर या फिर जो एम्प्लॉय होता है उसको भी पता नहीं होता कि ये लेटर सीईओ के पास भी गया है, मैनेजर ने मुझे और सीईओ को दोनों को भेजा है। तो इसमें ब्लाइंड कार्बन मतलब किसी को पता नहीं होता कि ये मैसेज किन किन के पास गया है, तो ये होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आता है सब्जेक्ट, ईमेल मैसेजेस की एक समरी जो ऑनलाइन डिस्प्ले के लिए होती है इस ऑप्शन में लिखी जाती है। जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट होता है, इतने सारे मेल आते हैं, हम सब्जेक्ट ऊपर जो सब्जेक्ट दिखा होता है हम उन्हीं को देखकर मेल खोलते हैं ना। यदि सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो हम मेल ही नहीं खोलेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या होती है, समरी होती है। किसी भी मेल की समरी कहाँ दी जा रहती है, सब्जेक्ट में दी रहती है कि हमें पूरा मेल ना पढ़ना पड़े, तो इससे हमें समझ पता चल जाए कि ये मेल है किस चीज़ के लिए या फिर किस चीज़ के लिए आया है, तो ये सब्जेक्ट में दिया रहता है। अब आते हैं ईमेल के अलावा हेडर में अन्य फील्ड्स भी होती हैं।
देखिए पहले तो हेडर में क्या क्या हो जाता है, टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है और सब्जेक्ट होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स दी रहती हैं, जैसे कि डेट, मैसेज भेजे जाने की तारीख या समय डिस्प्ले होता है डेट में। रिप्लाई टू, भेजे जाने वाले व्यक्ति का ईमेल एड्रेस होता है, इस पर प्राप्त ईमेल का जवाब भेजा जा सकता है। मैसेज आईडी, यह एक यूनिक नंबर होता है जिससे मैसेज आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मैसेज कहाँ से आया है, इसके लिए क्या होती है, मैसेज आईडी होती है। रेफरेंसेस, ये अन्य रिलेवेंट मैसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं। ये अन्य रिलेवेंट मैसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं क्या, रेफरेंसेस। अब आता है बॉडी। ईमेल की बॉडी ही वास्तविक मैसेज होती है। यद्यपि ईमेल मैसेज में कैरेक्टर की संख्या की कोई सीमा नहीं होती, फिर भी कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर में मैसेज के कैरेक्टर्स की संख्या निश्चित होती है। जो बॉडी होती है इसमें ये मेन जो आपका मटेरियल है वो इसमें लिखा होता है, इसकी कोई संख्या नहीं होती, लेकिन कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर हैं जो इसकी संख्या को निश्चित करके रखते हैं। अब आता है अटैचमेंट। मुख्य ईमेल की बॉडी से टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है। जो बॉडी है आप उसमें सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन जो अटैचमेंट होती है इसमें आप कोई भी फाइल भेज सकते हो, जैसे कि बल्क प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, मैसेजिंग, वीडियो फाइल्स को आप जो भी आप भेजना चाहते हैं वो अटैचमेंट से भेज सकते हैं, जो ईमेल के अटैचमेंट ऑप्शन के द्वारा मैसेज के साथ भेजने की सुविधा होती है। अब आता है सिग्नेचर। ईमेल मैसेज के लिए सिग्नेचर एक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो आउटगोइंग मैसेज के नीचे भाग में ऑटोमेटिक रूप से दिखाई देती है। मुख्यतः सिग्नेचर की सूचना में निम्नलिखित चीज़ें भी शामिल होती हैं। पहला, पूरा नाम, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फ़ोन या फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस। ये कहाँ लिखे होते हैं, सिग्नेचर में लिखे होते हैं। इंटरनेट चैट। इंटरनेट चैट यूज़र के लिए एक लोकप्रिय विधि है। इसकी सहायता से रियल टाइम संपर्क स्थापित हो सकता है। ईमेल के विभिन्न चैट के प्रेषण और प्राप्तकर्ता के मध्य मैसेज भेजने और प्राप्त करने की कोई परीक्षा समय आवश्यकता नहीं होती। इंटरनेट चैट एक मल्टी यूज़र प्रणाली या मल्टी यूज़र है, जहां लोग चैनल के एक निश्चित रूप में या सार्वजनिक रूप से बात करने के लिए जुड़ सकते हैं। चैनल चर्चा समूह होते हैं जहां किसी एक विषय पर चर्चा हो सकती है। इंटरनेट चैट को प्रायः इंटरनेट का सीबी रेडियो कहा जाता है, क्योंकि यह कई लोगों को एक साथ किसी चर्चा में सम्मिलित करने में सहायक होता है। इंटरनेट चैट को क्या कहा जाता है, सीबी रेडियो कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो या वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग खासकर किसी सम्मेलन, सभा, बैठक में किया जाता है जब बहुत से लोग अलग अलग स्थानों में हों और एक साथ कहीं बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग कर रहे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलेखों और कंप्यूटर पर चल रही सूचना का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो कैमरा, वेब कैमरा, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। जिन देशों में टेलीमेडिसिन और टेलीनर्सिंग की मान्यता है, टेलीमेडिसिन और टेलीनर्सिंग की मान्यता है, वहां आपातकाल में नर्स और डॉक्टर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क हो सकता है। देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन आता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किन किन डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो पहला आता है वीडियो कैमरा, वेब कैमरा, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट। संचार के प्रकार। यह दो प्रकार से संचार किया जाता है, प्राइवेट टू प्राइवेट। यह एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के बीच का संचार प्रक्रिया है। और दूसरा होता है प्रसारण। इसमें एक प्रेषक और अनेक प्राप्तकर्ता के बीच संचार किया जाता है, जैसे कि टीवी, रेडियो या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट। इसमें प्रेषण में आती है कि एक
प्रेषक होता है, मतलब एक सेंडर होता है और बहुत सारे रिसीवर होते हैं। लेकिन प्राइवेट टू प्राइवेट, जैसे कि आप व्हाट्सअप वगैरह करते हैं तो ये प्राइवेट टू प्राइवेट में आ जाते हैं। डाटा संचार एवं नेटवर्किंग। सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सिग्नल क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसका प्रयोग किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की मदद से किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, यह सिग्नल जो समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब ये समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित होते, जैसे वोल्टेज, दाब आदि के कारण यह तरंगों के रूप में डेटा को संचारित करता रहता है। इसका प्रयोग वायरलेस कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो आदि में किया जाता है। और एनालॉग सिग्नल की हाइब्रिड्स होती हैं। ये एनालॉग सिग्नल क्या होता है? सतत रूप से परिवर्तित होता रहता है वोल्टेज और दाब के कारण। ये वायरलेस कम्युनिकेशन इसके द्वारा होता है टीवी और रेडियो में। अब आता है डिजिटल सिग्नल। यह बाइनरी पद्धति पर डेटा का संचार करते हैं। इसमें 0 निम्न वोल्टेज और जो 1 है वो उच्च वोल्टेज धारा को प्रदर्शित करता है। इसमें सिग्नल के चरणबद्ध अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। इसका प्रयोग कैलकुलेटर, LED स्क्रीन और स्पीडोमीटर आदि में किया जाता है। देखिए, जो एनालॉग सिग्नल है वो किस में होता है? टीवी और रेडियो में। और डिजिटल सिग्नल है उसका कैलकुलेटर, LED और स्पीडोमीटर में इसका प्रयोग किया। 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 का मतलब ऑफ होता है या फिर निम्न वोल्टेज होता है, और 1 का फॉर्म कहा जाता है फुल वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज, और ऑफ ऑन कहा जाता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। अब आता है बैंड विड्थ। कई उपकरण किसी आवृत्ति परास पर कार्य करते हैं। जो कोई भी उपकरण होता है वो किसी एक पर्टिकुलर आवृत्ति परास पर कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है? बैंड विड्थ कहा जाता है। प्रत्येक संचार माध्यम की आवृत्ति परास भिन्न भिन्न होती है। जितने भी जो संचार माध्यम हैं वो भिन्न भिन्न आवृत्ति परास पर कार्य करते हैं। नाम, तरंगदैर्घ्य और उनकी आवृत्ति। पहले आती है गामा किरणें, जो कि 0.02 nm से कम होती हैं और इनकी आवृत्ति होती है 15 हर्ट्ज से अधिक होती है। जो एक्सरे होती है वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक की इनकी तरंगदैर्घ्य होती है, और 300 हर्ट्ज से 30 पीहर्ट्ज तक आवृत्ति होती है। परावैंगनी किरणें 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की होती हैं, और 30 पीहर्ट्ज से 750 टीहर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। दृश्य किरणें, इनको देखा जा सकता है और ये 390 nm से 750 नैनोमीटर तक होती हैं, और इनकी आवृत्ति होती है 770 टीहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज तक। अवरक्त किरणें 750 nm से 1 mm की होती हैं, 400 टीहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती हैं। सूक्ष्म तरंगें 1 mm से 1 मीटर की होती हैं और 300 गीगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक की इनकी आवृत्ति होती है। रेडियो तरंगें ये बहुत पुराने टाइम पे चलती थी और 1 mm से 10,000 किलोमीटर तक की इनकी तरंगदैर्घ्य होती है, और इनकी आवृत्ति होती है 300 गीगाहर्ट्ज से 3 हर्ट्ज तक। विभिन्न संचार माध्यम और उनकी बैंडविड्थ, उपकरण और उनका प्रसारण। मोबाइल फ़ोन ये 800 से 900 से 1800 या 1900 मेगाहर्ट्ज के बीच में इनका उपयोग किया जाता है। फिर वाईफाई ये 2.4 गीगाहर्ट्ज तक की इनकी आवृत्ति होती है। शॉर्ट वेव ये 2.3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। FM में 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं, और टीवी 175 से 215 मेगाहर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। सबसे ज़्यादा होती है मोबाइल की, जो कि 800, 900 से 1800 या फिर 1900 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। और वाईफाई की देखा जाए तो 2.4 गीगाहर्ट्ज। शॉर्ट वेव 2.3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक। FM 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। टीवी की 175 से 215 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। संचार चैनल के प्रकार। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। संचार चैनल 3 प्रकार के होते हैं: सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल
इसमें डाटा का प्रसार सदैव एक ही दिशा में होता रहता है, मतलब एक ही सतत दिशा में चलता रहता है, अर्थात यह चैनल केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। इस चैनल की मदद से केवल एक डिवाइस ही सूचना भेज सकती है और दूसरी डिवाइस केवल सूचना प्राप्त कर सकती है। मतलब इसमें एक डिवाइस रिसीवर होती है और एक डिवाइस सेंडर होती है। उदाहरण के लिए रेडियो स्टेशन से रेडियो सिग्नल श्रोताओं के पास पहुंचते हैं, लेकिन श्रोता चाहकर भी वापस रेडियो सिग्नल नहीं भेज सकते। जैसे टीवी भी इसी का एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स। यह चैनल में डाटा का प्रसारण दोनों दिशाओं में होता है। इस चैनल में एक समय में केवल एक ही दिशा से डाटा का प्रसार हो सकता है, मतलब एक समय में सिर्फ एक ही दिशा से डाटा जा सकता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइन में एक समय में केवल एक ही डाटा का संचार होता है, जैसे कि वॉकी टॉकी होती है ना, तो एक समय में सिर्फ एक बार ही कोई चीज़ भेजी जा सकती है और एक बार ही रिसीव की जा सकती है। फिर आता है फुल डुप्लेक्स चैनल। इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है। दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान करते हैं, मतलब यहाँ से भी डाटा जा रहा है और वहाँ से भी डाटा आ रहा है। उदाहरण के लिए वायरलेस में एक ही समय में डाटा का प्रसार या दोनों दिशाओं में देख सकते हैं साथ साथ। कोई उपकरण जिस आवृत्ति पर कार्य करता है उससे उसका बैंड विड्थ कहा जाता है। देखिए सिंप्लेक्स क्या होती है, जैसे टीवी हो गई, वो क्या होती है, सिंप्लेक्स होती है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स में कोई संदेश भेज दिया, फिर क्या बोलते हैं अपन, ओवर एंड आउट। फिर वहाँ से भी कोई अपना डाटा भेजता है, फिर क्या बोलता है, ओवर एंड आउट। और इसमें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड से आदान प्रदान हो रहा है डेटा, जैसे कि मोबाइल में। बैंड विड्थ क्या होती हैं, किसी भी उपकरण में जिस आवृत्ति पर कार्य कर रहा है उसे उसका बैंड विड्थ कहा जाता है। बॉन्ड, यह डाटा के फ्लो को मापने की इकाई होती है, जिससे बिट्स पर सेकंड कहा जाता है। बॉन्ड क्या कहा जाता है, बिट्स पर सेकंड कहा जाता है, जिसमें डाटा के फ्लो को मापा जाता है। ब्रॉडबैंड, यह सेवा का उपयोग टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डेटा फ्लो के लिए किया जाता है। इसमें डेटा तेजी से फ्लो होता है। इंटरनेट में तेजी से सिग्नल भेजने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, किसका, ब्रॉडबैंड का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जो नेटवर्क है उसमें टेलीफोन के लिए नेटवर्क भेजना या डाटा का फ्लो करना किस स्पीड से होगा वो ब्रॉडबैंड से पता चल जाता है। संचार मीडिया, किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डाटा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन कहा जाता है। किसी भी जितने भी टर्मिनल्स हैं वहाँ से मोबाइल में या फिर मोबाइल से उन टर्मिनल्स में किसी भी डाटा को भेजना किस माध्यम से जा रहा है, तो उसके लिए क्या होती है, कम्युनिकेशन लाइन होती है। कम्युनिकेशन लाइन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गाइडेड मीडिया और एक होती है अनगाइडेड मीडिया, या वायर्ड तकनीक या फिर वायरलेस तकनीक। गाइडेड मीडिया या फिर वायर्ड तकनीक, मतलब किसी वायर, जो ट्विस्टेड वायर होते हैं उनके माध्यम से कोई डाटा जा रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, गाइडेड मीडिया कहा जाता है। यह तीन प्रकार की होती है। पहली होती है इथरनेट केबल, जिसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। और दूसरी होती है कोएक्सियल केबल, और तीसरी होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। मतलब कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। एक होती है ईथर केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल। एक क्या होती है, इस प्रकार की केबल आपस में ट्विस्टेड होती हैं। इसके ऊपर एक कुचालक या बेड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक पदार्थ लगा होता है या अन्य पदार्थों का आवरण भी लगा होता है। मतलब यदि एक तार होती है उसको ट्विस्ट करके बनाया जाता है, उनके ऊपर क्या लगा होता है, एक अर्ध या फिर एक कुचालक पदार्थ इनके ऊपर लगाया जाता है। दो या दो से अधिक तार सिग्नल को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए दूसरा अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब एक सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें जो दूसरा तार होता है वो अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस केबल का उपयोग छोटी दूरी में डाटा संचार के लिए किया जाता है। मतलब एक मध्यम दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा लंबी, यदि आपको ज़्यादा दूर तक लेके जानी है तो वहाँ तक केबल बिछानी पड़ेगी, इसलिए इसका उपयोग छोटी दूरी के लिए किया जाता है। इस तार का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन में किया जाता है। सेकेंड है कोएक्सियल केबल। इस केबल के द्वारा उच्च आवृत्ति जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के डाटा को संचारित किया जाता है। किसके द्वारा, कोएक्सियल केबल के द्वारा। यह केबल उच्च गुणवत्ता या फिर हाई क्वालिटी का संचार के माध्यम से किया जाता है। इस केबल के केंद्र या सेंटर में ठोस तार लगा होता है जो
कुचालक तार वायर से घिरा होता है। इस कुचालक तार के ऊपर एक तार की जाली बनी होती है और इसके ऊपर भी फिर से कुचालक की एक परत लगाई जाती है। यह तार अपेक्षाकृत महंगा होता है, किंतु इससे अधिक डाटा संचार की क्षमता होती है। मतलब ये अधिक डाटा को भेज सकता है, लेकिन क्या है, ये महंगा है क्योंकि इसमें डबल कवरिंग है ना। एक तो पहले मोटा तार लगा होता है, फिर उसके ऊपर एक कुचालक तार होता है, फिर इसके ऊपर एक जाली लगी होती है कुचालक तार की। इसका प्रयोग टेलीविज़न नेटवर्क में किया जाता है। इस तार को जमीन या समुद्र के नीचे भी ले जाया जा सकता है। इसको कोएक्सियल केबल को। फिर आती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। यह एक नई तकनीक है जिसमें धातु के तार की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ग्लास या फाइबर के जो प्लास्टिक के फाइबर होते हैं उनका प्रयोग डाटा संचार के लिए किया जाता है। ये केबल हल्की और तीव्र गति वाली होती है, मतलब ये ज़्यादा हैवी नहीं होती और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। यह केबल का प्रयोग टेली कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन और नेटवर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 1 से 100 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों को संचारित कर सकती है। इसमें ग्लास या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है जो एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता है। एलईडी या लेजर डायोड के द्वारा उत्पन्न किए गए जितने भी संकेत युक्त होते हैं प्रकाश को ये ले जाता है। प्रकाश को पुनः संकेत में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से किसके एलईडी या डायोड का प्रयोग करके इसमें जो संकेत है वो भेज दिया और मतलब प्रकाश में बदल दिया। फिर प्रकाश से फिर पुनः संकेतों में बदलने के लिए इसमें क्या लगा होता है, फोटो डायोड लगा होता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है। इसके संचार में ऊर्जा की खपत अत्यंत कम होती है। इसका जो संचारण होता है इसमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है। यह रेडियो आवृत्ति या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी अवरोधों से मुक्त होता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इसमें शोर नॉइस अत्यंत कम होता है। इसमें शोर कम होता है। बैंडविड्थ अधिक होती है। इसकी गति तीव्र होती है और संकेतों की हानि भी कम होती है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जाती है और इस पर लगने और रखरखाव का खर्च अधिक होता है। इसमें जो इतना खर्च लगता है इसके ऊपर और रखरखाव का ज़्यादा खर्च आता है। अब आती है अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस तकनीक। अनगाइडेड मीडिया में डाटा का प्रवाह बिना किसी तार के संचार माध्यम से किया जाता है। इन मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तरंगों के माध्यम से इसका संचार किया जाता है। कुछ अनगाइडेड मीडिया का वितरण निम्न प्रकार है, जैसे कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, सैटेलाइट संचार और इथरनेट केबल। ये आती हैं सब वायरलेस कम्युनिकेशन या मीडिया में। सबसे पहले आती है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्ति के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रकार के संचार को रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहा जाता है। मतलब दो रेडियो टर्मिनल है और वो रेडियो आवृत्ति से संचार का आदान प्रदान कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ये रेडियो तरंगे सर्वदिशात्मक मतलब हर दिशा में जाती हैं और लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर तकनीक से सस्ता होता है तथा इसकी मोबिलिटी प्रदान करता है। ये ज़्यादा मोबिलिटी होती है और वायरलेस मतलब जो वायर तकनीक होती है उससे ज़्यादा ये सस्ती होती है, क्योंकि वायर ख़राब हो जाते हैं। ये तो ख़राब ही नहीं होगा संचार। रेडियो वेव चलती रहेंगी, हर दिशा में जा सकती हैं, ज़्यादा लंबी दूरी तक जा सकती हैं और रेडियो आवृत्ति के माध्यम से ये जाती हैं। अब आती है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इन सिग्नलों में सिग्नल्स खुले तौर पर होते हैं, बिना किसी माध्यम के होते हैं माइक्रोवेव सिग्नल में और रेडियो सिग्नल की तरह संचारित होते हैं। इन सिस्टम में सूचना का आदान प्रदान आवृत्ति के माध्यम से होता है, जितनी फ्रिक्वेंसी के माध्यम से माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति लगभग 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं माइक्रोवेव की तरंगें और माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं। यह कोएक्सियल केबल की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से संचार करती हैं। जो
माइक्रोएक्सियल केबल होती हैं जो कि अपने टेलीविज़न के लिए उपयोग हो रही थी, उनसे ज़्यादा तेज़ी से ये संचार करती हैं माइक्रोवेव तरंगें। ये एकल दिशात्मक होती हैं, मतलब यूनि डायरेक्शनल होती हैं, और जो रेडियो वेव थी वो मल्टी डायरेक्शनल थी, हर दिशा में जा सकती हैं। इनका प्रयोग सेलुलर नेटवर्क और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में भी किया जाता है। जो सेलुलर नेटवर्किंग में और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है माइक्रोवेव का प्रयोग। इसमें संचार के लिए प्रयुक्त होने वाली तरंगें हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, इसलिए इसे कम लंबाई के पैराबोलिक एंटीना का प्रयोग करना पड़ता है। ये क्या होती हैं? ये हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें होती हैं, इसलिए इनके लिए पैराबोलिक एंटीना का प्रयोग करना पड़ता है। चूँकि उच्च आवृत्ति की तरंगें किसी बाधा को पार नहीं कर सकती, इसलिए सेंडर और रिसीवर दोनों के एंटीना सीधा होने चाहिए। जो पुराने ज़माने में एंटीना लगे होते थे ना, जब वो यहाँ वहाँ हवा चलती थी, फिर हम उनको सीधा करने जाते थे, तो ये इसके लिए क्या होता है, सेंडर और रिसीवर होना चाहिए और उन एंटीना को एक दिशा में लगा होना चाहिए, तभी ये चलती हैं, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं और किसी बाधा को पार नहीं कर सकती माइक्रोवेव। इस वजह से माइक्रोवेव में प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर के बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ता है। अब क्या होती है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेव छोटी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। जो माइक्रोवेव थी वो भी मतलब कम दूरी के लिए, ज़्यादा दूरी के लिए तब कर सकते हैं जब इसके लिए एक रिपीटर लगाया जाए 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में। इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती, हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, तो 0.3 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती हैं, किसी बाधा को पार नहीं कर सकती, इसलिए एंटीना एक दिशा में लगाने पड़ते हैं। आदान प्रदान की आवृत्ति के माध्यम पर ये कार्य करते हैं माइक्रोवेव तरंगे। इसके पहले थी रेडियो तरंगे, ये क्या थी, हर डायरेक्शन में जाती थी, लेकिन जो माइक्रोवेव तरंगे थी वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। अब कौन सी आती हैं, इंफ्रारेड तरंगे। ये छोटी दूरी के लिए संचार में की जाती हैं इंफ्रारेड तरंगे। इनमें भी उच्च मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे होती हैं। ये ठोस ऑब्जेक्ट को पार कर सकती हैं, जैसे कि दीवार को भी आर पार नहीं कर पाती। नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पार कर जाती हैं, लेकिन दीवार जैसे पार नहीं कर पाती। जिसके उपयोग हैं टीवी का रिमोट, वायरलेस स्पीकर। वायरलेस जो स्पीकर होते हैं वो इनको पार नहीं कर पाते। इसमें इंफ्रारेड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सैटेलाइट संचार। सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डाटा संचार माध्यम से किया जा सकता है। यह लंबी दूरी के लिए संचार के लिए सबसे आदर्श संचार माध्यम है। मतलब आइडियल कम्युनिकेशन मीडिया कौन सा है, सैटेलाइट संचार। अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट या उपग्रह को जमीन पर स्थित सैटेलाइट से सिग्नल भेजा जाता है। यह सैटेलाइट उस सिग्नल का विस्तार करके उस किसी दूर स्थित स्टेशन पर वापस भेज दिया जाता है। इस सिस्टम के लिए एक बड़ी मात्रा में डाटा को अधिकतर दूरी तक भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग फ़ोन, टीवी और इंटरनेट आदि में किया जाता है सिग्नल का। किसमें, सैटेलाइट संचार में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक डाटा होता है जो हम कहाँ पे भेजते हैं, सैटेलाइट में भेजते हैं। फिर वो क्या करता है, जो ज़मीन पे स्थित एक उसका सिग्नल होता है, स्टेशन होता है, वो उस सिग्नल को इस स्टेशन में भेजता है। फिर उससे एक नई दूरी के स्टेशन में भेजकर उसको वापस भेज दिया जाता है। जैसे आपने कभी किसी को फ़ोन किया या फिर किसी को मैसेज करते हैं अपन, हमने मैसेज किया किसी को, हाय लिख के भेजा, तो पहले वो उस मोबाइल में जाने से पहले उसकी इतनी लंबी प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, मैंने यहाँ से मैसेज भेजा, वो मैसेज जाएगा ऊपर सैटेलाइट में, फिर वहाँ से जाएगा अमेरिका क्योंकि वहाँ पर है कैलिफोर्निया, फिर वहाँ से आता है इंडिया क्योंकि वहाँ पर जो IP कोड होता है वो कहाँ का होगा, इंडिया का होगा, तो वो इंडिया के मुंबई में भेजेगी। फिर मुंबई में भेज के उसको पता चलेगा कि एक किस मोबाइल में जाएगा, एयरटेल का नंबर है, वोडाफोन का है, आइडिया का है, किस नेटवर्क सर्विस में का ये नंबर है। फिर वो उस कंपनी में जाता है, फिर वहाँ से उस नंबर से अपने मोबाइल में आ जाता है। इतनी लंबी प्रोसेस होती है और वो कुछ सेकंड में हो जाती है। सैटेलाइट संचार इसी के तहत कार्य करता है और कभी ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती। फिर आती है इथरनेट केबल। कंप्यूटर और इंटरनेट डिवाइस जैसे मोडेम, टेलीफोन और राउटर आदि को आपस में इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। जितने भी मोडेम होते हैं, टेलीफोन होते हैं और जो राउटर होते हैं, मोडेम, टेलीफोन और राउटर होते हैं, इनको आपस में इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। यह
इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एक इसका उपयोग करते हैं, इथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से जो स्थानीय नेटवर्क होते हैं, लैन भी बनाया जा सकता है। लैन के लिए अपन जो बायट केबल थे वो भी यूज़ कर सकते हैं और इथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है लैन में। यह इथरनेट केबल 100 मीटर तक कार्य करती है और इस पर नेटवर्क ब्रिज की सहायता से बढ़ाया भी जा सकता है। इस पर एक नेटवर्क ब्रिज लगा लो, फिर उसको और बढ़ा सकते हैं, और लेकिन ये 100 मीटर तक ही काम करती हैं। अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने और सूचना संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने के लिए सक्षम होते हैं। किसी भी डाटा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क का। नेटवर्क को उनके कंप्यूटर की भौतिक स्थिति के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब भौगोलिक स्थिति है कि मतलब कितने एरिया में वो हैं, इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क को 3 भागों में बांटा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन कहा जाता है, और वाइल्ड एरिया नेटवर्क जिसको वैन कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक लोकल सी जगह में होता, यह ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय, भवन समूहों को कवर करता है। वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक लोकल से एरिया के लिए नेटवर्क है ये। लैन को पर्सनल कंप्यूटर के मध्य रिसोर्स को शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया है। जितने भी जो पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी रिसोर्स को शेयर करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? लैन का प्रयोग किया जाता है। लैन में बस, रिंग, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग अधिक होता है। इसमें जैसे कि एक कंपनी है, उसमें अपन बस से मतलब जो संचार है वो बस के माध्यम से या रिंग के माध्यम से या स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी मतलब छोटे से एरिया के में ये कवर करता है, तो इसको क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। वर्तमान में चल रहे लैन अधिकांश 10,100 और 1000 MB या वाईफाई प्रौद्योगिकी पर चल रही हैं। JEEE 80 पर भी आधारित है। इसमें क्या होता है? इथरनेट लैन का ही उदाहरण है। JEEE 80 पर आधारित होते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक उच्च मतलब हाई स्पीड वाला नेटवर्क होता है जो आवाज़, ऑडियो, डाटा और इमेजेस को 20 MB प्रति सेकंड या इससे अधिक की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह मैन इसमें एक या एक से अधिक लैन सम्मिलित होते हैं। साथ साथ दूसरे संचार उपकरण जैसे माइक्रोवेव और उपग्रह रिले स्टेशन भी शामिल कर सकते हैं। इसमें वैन से छोटा होता है किंतु अधिक गति का कार्य करता है। जो महानगर में उपयोग होता है, जैसे कि एक छोटा एरिया था, एक घर ले लो या फिर एक पूरा दफ्तर मतलब ऑफिस या फिर एक कंपनी में जो यूज़ किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन यदि हम एक पूरी सिटी को कवर कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें बहुत सारे लैन उपयोग हो सकते हैं। इसमें दूरसंचार उपग्रह, माइक्रोवेव और सैटेलाइट का भी उपयोग भी किया जा सकता है और रिले सिस्टम भी इसमें शामिल होते हैं। वैन से छोटा होता है लेकिन इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम इसकी गति होती है 200 MB प्रति सेकंड की दर से ये 75 किलोमीटर में कहीं भी भेज सकता है। फिर आता है वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा संचार सिस्टम होता है जो राष्ट्र और विदेश स्तर पर फैला होता है, जिसमें कंप्यूटर छोटे छोटे से नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। इसमें वायरलेस कनेक्शन को वैन कहा जाता है। ये वायरलेस कनेक्शन है और पूरे वर्ल्ड को जोड़ देता है। वैन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्विच्ड वैन और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट वैन। वैन के उदाहरण मतलब वैन कितने प्रकार का होता है? 2 होता है, एक स्विच्ड वैन और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट वैन। वैन के उदाहरण है ARPANET जो कि US की जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने इसका स्टार्ट किया था। निकनेट, स्विफ्ट, CBI नेट और इंडोनेट। BPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क BPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार का वह नेटवर्क है जो किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क मतलब जो इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। किसी भी जो आंतरिक या फिर इंटरनेट नेटवर्क है उससे जुड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है
जो BPN उपयोगकर्ता होते हैं वो सामान्य रूप से साधारण ग्राफिकल क्लाइमेट प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो भी साधारण ग्राफिकल क्लाइमेट होता है उस प्रोग्राम से इंटरेक्ट करते हैं BPN के उपयोगकर्ता। एप्लीकेशन टनल्स निर्माण, कॉन्फ़िगरेशन, पैरामीटर सेटिंग, BPN में PPTP, L2TP और IPsec और SOCKS आदि सहित कई अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ये जो इतने सारे दिए हैं, PPTP और L2TP और SEC, ये क्या है, IPsec ये क्या है, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। इस पर कार्य करता है BPN नेटवर्क या कम्युनिकेशन। नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की विभिन्न नोड और टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका होता है। जितने भी विभिन्न प्रकार के नोड हैं और टर्मिनल हैं उनको जोड़ने का एक तरीका क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी, जो नेटवर्क की भौतिक संरचना बनाता है। नेटवर्क की आवृत्ति या लेआउट को टोपोलॉजी कहा जाता है। आवृत्ति की जो नेटवर्क की जो आवृत्ति होती है और जो लेआउट होता है उसको क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं, एक होती है बस टोपोलॉजी और एक होती है रिंग टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, यह टोपोलॉजी एक परंपरागत डेटा कम्युनिकेशन का नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। यह बस के एक एंड का होस्ट उस बस से जुड़े हुए कई टर्मिनल से कम्युनिकेशन करना चाहता है। बस फिजिकल टोपोलॉजी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक कॉमन शेयर्ड केबल, जिसे बैकबोन कहा जाता है, इंटरफेस यूनिट्स, ड्रॉप लाइन्स या टैप्स के द्वारा किसी उपकरण से जुड़े होते हैं। मतलब जो सभी उपकरण से जुड़ा होता है क्या, बैकबोन केबल, इंटरफेस यूनिट्स, ड्रॉप लाइन्स और टैप से जुड़ा होता है। यह टोपोलॉजी इथरनेट या लैन में प्रयोग की जाती है। इसमें लैन CSMA CD में प्रयोग की जाती है। यह कॉन्टेक्स्ट एक्सेस विधि जैसे CSMA CD का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है, बस में लैन का प्रयोग किया जाता है। अब आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग में डेटा सिग्नल एक ही दिशा में राउंड रॉबिन फैशन में ट्रैवल करता है। किसमें करता है, राउंड रॉबिन फैशन में ट्रैवल करता है। प्रत्येक उपकरण पर सिग्नल की पुनरावृत्ति होती है, अतः सिग्नल की डीजनरेशन बहुत धीमा होता है। जो इसकी पुनरावृत्ति उसमें ही होती रहती है, एक ही उपकरण में, प्रत्येक उपकरण में होती है, और डीजनरेशन की प्रोसेस बहुत धीमी होती है। प्रत्येक उपकरण में एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिपीटर की तरह कार्य करता है, जो इससे आगे के उपकरण कोडिंग में सिग्नल पास करते हैं। इसमें क्या होता है, हर उपकरण में एक रिसीवर लगा होता है और एक ट्रांसमीटर लगा होता है, जो कि रिपीटर की तरह कार्य करता है और उसे आगे कोडिंग में सिग्नल पास करता है। इसमें मुख्य बात यह है कि डेटा प्रत्येक नोड के लिए प्रोसेस थ्रू का अनुसरण करता है। इसमें जो हर नोड होता है उसमें प्रोसेस थ्रू का अनुसरण करता है, ना कि ट्रैवल पास्ट का। इसका अर्थ है कि सिग्नल आगे की सिग्नल की ओर बढ़ने से पूर्व एम्पलीफायर या अधिक तीव्रता और मजबूत होता जाता है। आगे बढ़ने से पूर्व एम्पलीफायर अधिक तीव्र और मजबूत होता है। अब आता है स्टार टोपोलॉजी। प्रत्येक सिग्नल को हब नेटवर्क के किसी अन्य उपकरण से प्राप्त करके उसे उचित डेस्टिनेशन या गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक हब नेटवर्क किसी अन्य उपकरण से प्राप्त करके उसे उचित डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। मैश टोपोलॉजी की तरह ही स्टार टोपोलॉजी भी उपकरणों के बीच सीधे ट्रैफिक की आज्ञा नहीं देती। ये सीधे ट्रैफिक को आज्ञा नहीं देती मैश टोपोलॉजी की तरह। स्टार टोपोलॉजी में सभी उपकरण डेडिकेटेड या समर्पित पॉइंट टू पॉइंट चैनल के द्वारा सेंट्रल हब या वायरिंग कॉन्टेक्टर से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी ये जो उपकरण होते हैं वो डेडिकेटेड या पॉइंट टू पॉइंट चैनल से सेंट्रल जो हब होता है उससे वायरिंग या कॉन्टेक्टर की तरह जुड़े होते हैं। स्टार में बहुत से हब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो कि ट्री या हायर आर्टिकल नेटवर्क टोपोलॉजी का निर्माण करते हैं।
यह केंद्रीय हब के द्वारा ही जोड़ा होता है और इसके बाद फिर डेस्टिनेशन गंतव्य तक पहुंचता है। देखिए जैसे कि ये है स्टार टोपोलॉजी, इसमें एक हब होता है। पहले यहाँ से कोई डाटा भेजा जा रहा है तो पहले वो हब में जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। जितना भी है तो पहले हब से जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये एक बायर से जुड़ी होती हैं, ये सारी बायर से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक सेंट्रल हब होता है और बायर कॉन्टैक्ट या हब के से जुड़े होते हैं ये सारे। और ये जो होते हैं डायरेक्ट किसी को सिग्नल भेजने के लिए अप्रूव नहीं करता। ये होती है स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, ये देखिए रिंग टोपोलॉजी। इसमें यदि कोई डाटा है तो पहले वो इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ये रिंग की तरह चलता रहेगा और इसको क्या कहा जाता है, राउंड रोबिंग फैशन के आधार पर ये प्रोसेस करता है। ये है बस टोपोलॉजी। यहाँ से यदि कोई डाटा भेजना है तो वो इस बैकबोन केबल में भेजना पड़ेगा और इससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, फिर इनके पास डाटा चला जाता है। यदि यहाँ पर या फिर इस किसी सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पूरा सिग्नल यहाँ से बंद हो जाता है। जैसे इस वाले डाटा से कोई गया और यहाँ की केबल ख़राब हो गई तो यहाँ डाटा नहीं जाएगा, यहाँ से कोई गया तो ये नहीं जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि किस डाटा में या फिर किस कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुई है। ये है बस टोपोलॉजी जो कि बैकबोन केबल से जुड़ी होती है। अब आता है स्टार टोपोलॉजी जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर एक सेंटर में एक हब लगा होता है। इसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। इसका निर्माण दो तरीके से हो सकता है। बहुत सी बस टोपोलॉजी आपस में जुड़ जाएं, यदि बहुत सारी बस टोपोलॉजी हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और इससे ये स्टार्ट हो सकता है। और या फिर बहुत सी स्टार टोपोलॉजी को आपस में जोड़कर भी ट्री टोपोलॉजी को बनाया जाता है। यहाँ पर हम प्रारूप को ले सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह एक हार्डवेयर है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यह एक हार्डवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है तथा डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो क्या करता है, डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है और नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है ट्री टोपोलॉजी का एग्जाम्पल। देखिए एक कंप्यूटर है, इससे ये जुड़ गया तो ये देखिए ये एक स्टार टोपोलॉजी है। इसको यदि इससे जोड़ दिया, इस वाले स्टार को इससे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्री टोपोलॉजी। या फिर बहुत सारी बस टोपोलॉजी को लीजिए और उसको इसमें जोड़ दीजिए तो भी क्या बन जाती है, ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। फिर आती है मैश टोपोलॉजी। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या है, एक एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में किया जाता है और डेटा का आदान प्रदान इसके द्वारा संभव होता है। अब आती है मैश टोपोलॉजी। मैश एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें डिवाइस नेटवर्क नोड के मध्य कोई अतिरिक्त अंतः संबंध से जुड़े होते हैं। अर्थात मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क किसी अन्य या सभी नोड से जुड़ा होता है। अभी देखिए हमने देखा कि हर एक नोड वो अलग एक हब से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैश टोपोलॉजी में सब मिक्स होते हैं। देखिए जैसे ए कंप्यूटर है, बी कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर है, डी है और ई कंप्यूटर है। ये सारे कंप्यूटर हैं तो ई वाला कंप्यूटर डी से भी जुड़ा है, ई से भी जुड़ा है, बी से भी जुड़ा है और सी से भी जुड़ा है, ए सबसे जुड़ा है। उसी प्रकार जैसे बी कंप्यूटर है वो ए से भी कनेक्टेड है, सी से भी है, ई से भी है और डी से भी है, किसी को भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है, मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें जो नोड होता है वो नेटवर्क के अन्य सभी नोड के साथ जुड़ा होता है। इसमें केबल बहुत सारी लगती है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें केबल का यूज़ होता है। अब आती है वायरलेस या बेतार तकनीक। केबल के खर्चे होने और ख़राब होने की समस्या के, केबल बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है और इसका रखरखाव की समस्या के कारण विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी या बेतार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों और अवरक्त किरणों का प्रयोग कर कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। इसमें रेडियो तरंगे या फिर अवरक्त किरणों का प्रयोग करके हम इसमें नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी में। वायरलेस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल वाईमैक्स,
WLL, ब्लूटूथ, वाईफाई, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईमैक्स, BLL, ब्लूटूथ, वाईफाई, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईमैक्स, यह लंबी दूरी के लिए भी डाटा संचारण की एक क्षमता रखता है। ये वाईमैक्स क्या होता है, बहुत लंबी दूरी के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह ब्रॉडबैंड पर कार्य करता है, इस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा या फास्ट डाटा फ्लो करने में सक्षम होता है। ये किस पर कार्य करता है, ये ब्रॉडबैंड पर कार्य करता है और जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी गति 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। क्या होती है, लंबी दूरी तक ये डाटा को भेज सकते हैं और ये बहुत जल्दी फास्ट डाटा फ्लो करता है। और ये किस पर कार्य करता है, ब्रॉडबैंड पर कार्य करता है। अब आता है WLL। यह तकनीक में ब्रॉड बिट्स अधिक होने की वजह से डाटा अधिक तेज़ी से फ्लो होता है। इसमें भी ब्रॉड बिट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी गति तेज़ी से फ्लो कर सकता है। इसमें डाटा संचारण के लिए अलावा फ़ोन की भी सुविधा दी जाती है। मतलब इसमें अपन फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा को संचार कर सकते हैं और फ़ोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लूटूथ, यह कम वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो ब्लूटूथ होता है इसमें कम वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सिर्फ 100 मीटर तक ही डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे हर मोबाइल में ब्लूटूथ होता है तो इसका कितने में होता है, सिर्फ 100 मीटर तक इसका उपयोग किया जाता है। वाईफाई, इसका प्रयोग वायरलेस लैन के लिए किया जाता है। वायरलेस लैन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वाईफाई। इसकी मदद से कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल आदि को एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। वाईफाई से हम कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को या किसी भी चीज़ को या फिर किसी से भी इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आता है वायरलेस पॉइंट एक्सेस। इस डिवाइस से रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो रेडियो ट्रांसमीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है और इसमें रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। इसकी मदद से अलग अलग उपकरण में वाईफाई या ब्लूटूथ मानकों का प्रयोग करके वायरलेस नेटवर्क को जोड़ा जाता है। जो वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाता है किससे, वाईफाई से या ब्लूटूथ के मानकों के द्वारा। इसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का। और हम किसी कंप्यूटर या फिर रेडियो ट्रांसमीटर से और रिसीवर से प्रयोग कर रहे हैं वायरलेस पॉइंट एक्सेस का। वाईफाई या ब्लूटूथ को इनके मानकों का प्रयोग करके वायरलेस नेटवर्क से जोड़ सकते हैं और वायरलेस एप्लीकेशन से हम अपने कंप्यूटर में नेट चला सकते हैं। कनेक्टिविटी डिवाइसेस, ये उपकरण के लिए डिवाइसेस बनाए गए हैं नेटवर्क के लिए। कनेक्टिविटी डिवाइसेस नेटवर्क में किसी नेटवर्क या इंटरनेटवर्क को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी नेटवर्क या इंटरनेट को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, कनेक्टिविटी उपकरण। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख कनेक्टिविटी उपकरण देखेंगे जो कि इस प्रकार हैं। मोडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, बी राउट और गेटवे। इनका प्रयोग किया जाता है कनेक्टिविटी उपकरणों को बनाने के लिए, ये अध्ययन करने के लिए। किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी तो हमें इन 8 डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जिसमें आता है मोडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, बी राउट और गेटवे। मोडेम, यह जो इसका है मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर। मोडेम मॉड्यूलेटर डिजिटल एनालॉग सिग्नल या डीमॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को मिलाकर संक्षिप्त करके क्या कहा जाता है, मोडेम शब्द का निर्माण हुआ है। मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। जो मोडेम होता है वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। जो टेलीफोन लाइनों से भेजे जाते हैं वे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर
उपयोग करता है। एनालॉग का प्रयोग कौन करते हैं, तो फ़ोन या टेलीफोन का प्रयोग जो होता है वो एनालॉग सिग्नल से होता है, और जो कंप्यूटर होते हैं वो किसका प्रयोग करता है, तो डिजिटल का प्रयोग करता है। उसमें बदलने का काम कौन करता है, तो ये मोडेम करता है। एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में बदलना, इसका कार्य कौन करता है, मोडेम करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल मोडेम और एक होता है एक्सटर्नल मोडेम। मोडेम को ट्रांसमिशन तकनीक के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, मतलब ट्रांसमिशन की तकनीक के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस मोडेम और एसिंक्रोनस मोडेम। देखिए, एक इंटरनल मोडेम होता है और एक एक्सटर्नल मोडेम होता है, और यदि तकनीक के आधार पर देखा जाए तो एक सिंक्रोनस मोडेम होता है और एक एसिंक्रोनस मोडेम होता है। मॉड्यूलेशन निम्न आवृत्ति की तरंगों को उनमें ह्रास होने के कारण लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। देखिए, यदि कोई निम्न आवृत्ति है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी की कोई वेव है, उसको यदि ह्रास हो रहा है, मतलब वो हर कहीं से उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्षति हो रही है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, उससे या उन्हें उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अधिरोपित कर दूर तक भेजा जाता है। अब जो ये लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव है, उसको हाई उसमें भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दूर तक भेजने के लिए उसकी हाई आवृत्ति की तरंगें बनानी पड़ेंगी। इन प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन और इस यंत्र को मॉड्यूलेटर कहा जाता है। जो ये यंत्र होता है जो इनको मॉड्यूलेट करता है, कम फ्रिक्वेंसी वाली वेव को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली वेव में चेंज करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है मॉड्यूलेटर, और ये क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन के दो प्रकार होते हैं, एक तरंग मॉड्यूलेशन और एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन। तरंग मॉड्यूलेशन, यह वाहक तरंगों के गुण अर्थात आवृत्ति और कला के में से किसी भी एक को सूचना तरंगों के अनुरूप बदल देता है। जैसे कि जो आयाम होते हैं किसी भी तरंग के, आयाम, आवृत्ति और कला को किसी भी एक को सूचना तरंग के अनुरूप बदल देता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह तरंगों को बदलता है आयाम में, आवृत्ति में या कला के आधार पर इनको चेंज कर देता है। तो इसमें क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन, इस तरंग में सिर्फ सूचना तरंग का आयाम बदलता है। इसमें क्या होती है, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली जो वेव होती है उसका आयाम बदल दिया जाता है, परंतु आवृत्ति और कला निष्ठ रहती है, मतलब जैसी थी आवृत्ति और कला वो वैसी रहती है। इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों के प्रसारण में किया जाता है। जो ये आयाम तरंगें हैं या आयाम मॉड्यूलेशन है, इसमें ध्वनि तरंगों का ही प्रसार किया जाता है। इसमें शोर अधिक होता है, क्योंकि ये ध्वनि तरंगों का प्रसारण कर रही हैं, तो इसमें क्या होता है, शोर ज़्यादा होता है। अब आती है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, इसमें वाहन तरंगों की आकृति को सूचना तरंगों की आवृत्ति के आधार पर बदला जाता है। जितने भी वाहक तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति को सूचना तरंगों की आवृत्ति के आधार पर बदला जाता है, जबकि आयाम और कला नियत रहती है। इसमें आयाम और जो कला होती है वो नियत रहती है, और इसमें सिर्फ क्या बदली जाती है, आवृत्ति। यह बैंडविड्थ अधिक होता है, इसका जो बैंडविड्थ होता है वो अधिक होता है बैंडविड्थ, और शोर जो होता है वो कम होता है। लेकिन जो आयाम में था उसमें शोर ज़्यादा था और ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। लेकिन जो बैंडविड्थ है वो आवृत्ति की ज़्यादा होती है और इसमें शोर कम होता है। अब आता है कला मॉड्यूलेशन। इसमें कला को सूचना तरंगों के आधार पर बदल दिया जाता है, जबकि आयाम और आवृत्ति नियत रहती है। इसका प्रयोग वाईफाई, टेलीविज़न आदि में किया जाता है। कला मॉड्यूलेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है, वाईफाई और टेलीविज़न में किया जाता है। अब आती है पल्स मॉड्यूलेशन। वाहक तरंगों की पल्स को सूचना के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। जो वाहक तरंगें होती हैं उनको पल्स को सूचना के आधार पर बदल दिया जाता है, जो कि डिजिटल संकेत प्रसारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल जितना भी संकेत आपको प्रसारण करना है तो उसमें प्रयोग किया जाता है किसका, पल्स मॉड्यूलेशन का। पल्स आयाम मॉड्यूलेशन, पल्स विडल मॉड्यूलेशन, पल्स स्थिति मॉड्यूलेशन और पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसके 4 प्रकार होते हैं। पल्स आयाम मॉड्यूलेशन, इसमें
पलायन और आयाम सूचना तरंगों के विभव के अनुसार परिवर्तित होती है। इसमें जो पलायन होता है और जो आयाम होता है वो सूचना तरंगों के विभव के अनुसार परिवर्तित होता है, जो पल्स आयाम होता है। पल्स विडल मॉड्यूलेशन, वाहक तरंगों का जो पल्स होता है वो समय और उसकी चौड़ाई, जो इसका समय होता है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो सूचना तरंगों के विभव के आधार पर बदलती रहती है। पल्स विभव विडल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, विभव के आधार पर इसकी जो वाहक तरंगों के पल्स होता है उसका समय और चौड़ाई बदलती रहती है। पल्स स्थिति मॉड्यूलेशन, सूचना संचार का आयाम अधिक होने पर पल्स की स्थिति में बदलाव अधिक होता है। जो सूचना संचार का आयाम अधिक होने के कारण इसमें जो पल्स की स्थिति होती है उसमें बदलाव अधिक होता है। अब आता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसका प्रयोग डिजिटल सूचना के मॉड्यूलेशन में किया जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में डिजिटल सूचना के मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। इसमें सोर्स इनकोड द्वारा बाइनरी में बदला जाता है। जो सोर्स इनकोड होता है उसको बाइनरी में बदला जाता है। देखिए मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं। मॉड्यूलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तरंग मॉड्यूलेशन और एक पल्स मॉड्यूलेशन। तो पल्स तरंग मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तरंगों के गुण को आयाम, आवृत्ति या कला के आधार पर किसी सूचना तरंगों के अनुरूप इसको बदल दिया जाता है। तो आयाम मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें सिर्फ जो आवृत्ति और कला होती है उसको वो नियत रहती है और इसकी आयाम को बदल दिया जाता है। और इसमें शोर ज़्यादा होता है, इसमें सिर्फ ध्वनि तरंगों का प्रसारण हो सकता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसकी आवृत्ति चेंज कर दी जाती है जबकि इसकी कला और जो आयाम रहता है वो नियत रहता है। इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है और इसमें शोर कम होता है। कला मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कला को परिवर्तित कर दिया जाता है और आयाम और आवृत्ति नियत रहती हैं। वाईफाई और टेलीविज़न इसी के उदाहरण हैं। पल्स मॉड्यूलेशन ये वाहक तरंगों की पल्स को सूचना के आधार पर परिवर्तित करता है। जितनी वाहक तरंगें हैं उनकी जो पल्स को सूचना के आधार पर परिवर्तित कर देता है, जो कि डिजिटल संकेत प्रसारण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डिजिटल जितने भी कम्युनिकेशन होता है वो इसी के माध्यम से होता है, पल्स मॉड्यूलेशन के। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। पल्स आयाम मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, आयाम सूचना तरंगों के विभव के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें जो आयाम होता है वो सूचना तरंग के विभव के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। पल्स विडल मॉड्यूलेशन, इसमें जो पल्स होती है वो समय और उसकी चौड़ाई तरंग विभव आधार पर बदल दी जाती है। पल्स स्थिति मॉड्यूलेशन, इसमें जो आयाम अधिक होने पर पल्स की स्थिति में बदलाव कर दिया जाता है। और जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है इसका प्रयोग डिजिटल सूचना के मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है और इसमें सोर्स इनकोड द्वारा बाइनरी में बदल दिया जाता है। अब आता है रिपीटर। रिपीटर एक प्रकार का डिजिटल एम्पलीफायर होता है। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल एम्पलीफायर होता है रिपीटर, जो नेटवर्क के OSI रेफरेंस मॉडल की फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। ये क्या होती है, OSI रेफरेंस मॉडल की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है कौन, रिपीटर। वह सिग्नल को रीजनरेट भी करता है। इसमें यह लंबी दूरी तक ट्रांसमिट हो सकता है। देखिए जैसे कोई भी नेटवर्क है वो कम फ्रिक्वेंसी वाला है तो हम उसको एक जगह से एक जगह तक ही भेज सकते हैं। यदि इसकी कम फ्रिक्वेंसी है तो हम यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, रिपीटर लगा देंगे, जिससे इसकी गति या फिर लंबाई बढ़ जाएगी और ये यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, रिपीटर करते हैं। ये फिजिकल लेयर पर वर्क करता है और ये क्या है, एक डिजिटल एम्पलीफायर है, मतलब इसको एम्पलीफाई कर रहा है, रिपीट करता जाता है। अब हब एक वायरिंग कॉन्सेक्टर होता है जो नेटवर्क केबलिंग के लिए केंद्रीय जंक्शन बिंदु पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है, केंद्रीय जंक्शन बिंदु पर कार्य करता है और ये वायरिंग कॉन्टेक्टर होता है। हब को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होता है पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। हब कितने प्रकार के होते हैं, तो हब 3 प्रकार के होते हैं, पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। हब क्या होते हैं, तो ये नेटवर्क केबलिंग के लिए केंद्रीय जंक्शन बिंदु का कार्य करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था टोपोलॉजी में हर जगह पे हब लगे होते थे, ये वही हब है। अब आता है ब्रिज। यह एक ऐसा नेटवर्किंग अवयव है जो नेटवर्क को विभाजित करता है या नेटवर्क की परिधि सेगमेंट्स को बढ़ाता है।
जो ब्रिज होता है वो क्या करता है, नेटवर्क को विभाजित करता है और उस नेटवर्क की परिधि को बढ़ा देता है। ब्रिज OSI मॉडल का डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ये जो OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है ब्रिज। इसका प्रयोग अलग अलग तरह के मीडिया जैसे OTP केबलिंग और फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है ब्रिज का। ब्रिज सिग्नल्स को पुनः निर्मित रीजनरेट तो करते हैं, परंतु किसी तरह का प्रोटोकॉल परिवर्तित नहीं करते। मतलब इसमें जो प्रोटोकॉल है वही रहता है, बस इसको रीजनरेट कर देते हैं। ब्रिज को 3 तरह से विभाजित किया जाता है। एक होता है लोकल ब्रिज, रिमोट ब्रिज और एक होता है वायरलेस ब्रिज। लोकल ब्रिज जो कि लेंस लोकल एरिया नेटवर्क पर आपस में जुड़े होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, लैन ब्रिज कहा जाता है। रिमोट ब्रिज, इसका प्रयोग लैन को जोड़कर वैन या वाइल्ड एरिया नेटवर्क का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिमोट ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। वायरलेस ब्रिज, इसका प्रयोग लेंस को मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं उनको जोड़ने या लैन को किसी दूरस्थ स्टेशन से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वायरलेस ब्रिज का। राउटर, यह एक इंटरनेट डिवाइस है। क्या है, एक इंटरनेट डिवाइस है जो विभिन्न आर्किटेक्चर्स को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है राउटर का। यह कई नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ लेती हैं। इसके द्वारा एक लॉजिकल नेटवर्क से दूसरे को पैकेट्स भेजे जा सकते हैं। एक लॉजिकल नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पैकेट्स भेजे जा सकते हैं। राउटर्स का प्रयोग उन इंटरनेट नेटवर्क में किया जाता है जो TCP और IP प्रोटोकॉल सूट प्रयोग करते हैं। राउटर्स का प्रयोग किन में किया जाता है, तो उन इंटर नेटवर्क में किया जाता है जो कि TCP और IP प्रोटोकॉल पर कार्य करते हैं, अतः जिनमें TCP और IP होस्ट्स व लैंड्स कनेक्ट होते हैं। और डेडिकेटेड लिस्ट लाइन का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी लेंस कनेक्ट करते हैं उनको जोड़ने के लिए डेडिकेटेड लिस्ट लाइन का प्रयोग करके इंटरनेट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राउटर्स का प्रयोग किया जाता है। राउटर्स OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल की नेटवर्क लेयर पर कार्य करती है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिपीटर पढ़ा था, जो कि किस पे काम कर रही थी, ये फिजिकल लेयर पर कार्य कर रही थी। और इसके पहले राउटर के पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्रिज पढ़ा था। ब्रिज किस पर कार्य कर रहा था, तो ये कर रहा था डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता था। जो ब्रिज था वो डाटा को लिंक करने के लेयर पर कार्य कर रहा था। और अब जो राउटर है ये कार्य करता है किस पर, तो ये करता है नेटवर्क लेवल पर कार्य करता है। जो नेटवर्क लेयर होती है उस पर कार्य करता है राउटर। राउटर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक नॉन अडॉप्टिव राउटर और एक होता है डायनेमिक या अडॉप्टिव राउटर। अब आता है स्विच। स्विच ब्रिज का उन्नत रूप होता है। इसकी दक्षता ब्रिज से ज़्यादा होती है। स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न उपकरणों व लैन में सेगमेंट्स को जोड़ता है। लैन में अलग अलग सेगमेंट्स और उपकरणों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है स्विच। और ये ब्रिज का ही एक उन्नत रूप है जो मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में कार्य करता है। स्विच में सामान्यतः प्राप्त लिंक या नेटवर्क जिससे वह जुड़ा होता है उसके लिए एक बफर होता है। जितने भी नेटवर्क जुड़े होते हैं उसके लिए क्या कार्य करता है, स्विच एक बफर का कार्य करता है। अब होता है बाउटर। कई नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए बाउटर एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें ब्रिज और राउटर दोनों लगे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राउटर कहा जाता है। ब्रिज और राउटर दोनों जुड़े होते हैं। इसमें कई नेटवर्कों को जोड़ने की ये युक्ति है। सामान्यतः राउटर एक प्रोटोकॉल के लिए राउटर जैसे कि TCP, IP और दूसरे सभी प्रोटोकॉल जैसे IPX, SPX के लिए ब्रिज का कार्य करता है और इसका प्रयोग अधिक नहीं किया जाता। जो राउटर्स होते हैं इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता और इस प्रोटोकॉल के लिए राउटर जैसे कि TCP, IP और दूसरे सभी प्रोटोकॉल जैसे IPX और SPX के लिए ब्रिज का कार्य करता है राउटर।
गेटवे का प्रयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क जैसे एप्पल टॉक, टीसीपी, आईपी आदि को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है गेटवे का। अब आता है लाईफाई, लाइट फिडिलिटी टेक्नोलॉजी। इसकी खोज 2011 में ब्रिटेन के डेविनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेरोल्ड हाश ने की थी। लाइट फिडिलिटी की खोज किसने की थी? तो इसकी ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेरोल्ड रॉश। इनने लाइट फिडिलिटी की खोज की थी 2011 में। इसमें बिजली स्रोत जैसे कि एलईडी बल्ब, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक प्रोटो डिटेक्टर के जरिए संचालित किया जा सकता है। इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है? एक एलईडी के द्वारा, एक इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा और एक फोटो डिटेक्टर के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक एलईडी लगी होती है और एलईडी के प्रकाश के नीचे जितने व्यक्ति बैठे होते हैं वहाँ वो नेट का प्रयोग कर सकते हैं। लाइट फिडिलिटी, और लाइट से जब बाहर जाते हो तो नेटवर्क बंद हो जाता है। वाईफाई प्रौद्योगिकी, इस तकनीक में टेलीविज़न प्रसारण में उपयोग की जाने वाली उन आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है जो प्रसारण के दौरान उपयोग नहीं की गई थी, उनका प्रयोग होता है वाईफाई प्रौद्योगिकी में। भारत में दूरसंचार के विकास से संबंधित संस्थाएं। भारत में दूरसंचार का विकास कलकत्ता से डायमंड हब के बीच 1851 में टेलीग्राफ सेवा के रूप में हुआ था। सर्वप्रथम 1881 में कलकत्ता में टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो 1881 में स्टार्ट की गई थी। इसका स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज 1913 से 14 में शिमला में प्रारंभ किया था, जो कि क्या था? स्वचालित टेलीफोन था। 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि USOF सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो 2002 में स्टार्ट की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए। 1913 से 14 में क्या हुआ? शिमला में प्रारंभ की गई थी पहली स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज, शिमला में प्रारंभ की गई थी। और दूरसंचार के विकास में कलकत्ता से डायमंड हब के लिए 1851 में एक टेलीग्राफ सेवा गई थी और 1881 में कलकत्ता में टेलीफोन सेवा स्टार्ट हो गई थी। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह उपक्रम एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के 57 देशों में सेवा उपलब्ध कराता है और यह भारत की एक लघु रत्न कंपनी है जो कब बनाई गई थी? 1978 में बनाई गई थी। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस एक कंसल्टेंसी है जो कि एक लघु रत्न कंपनी है, एशिया और अफ्रीका के 75 देशों में अपनी सेवा उपलब्ध कराती है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 78 में की गई थी। विदेश संचार निगम BSNL, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में मुंबई में की गई थी। इसका कार्य उपग्रह भू केंद्रों के अलावा अंतर समुद्री केबल का प्रचालन करना है। विदेश संचार निगम का इसको फिर 2008 में क्या किया गया था? टाटा कंपनी को बेच दिया गया था और इसका नाम क्या हो गया है? टाटा कम्युनिकेशन इसका नाम कर दिया गया है BSNL का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 1 अप्रैल को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी और ये भू केंद्रों के अलावा अंतर समुद्री केबलों का भी प्रचालन करता है। महारत्न या कंपनी नहीं, रघु रत्न कंपनी में कौन है? तो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस है जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अब आती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, तो MTNL, इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 1986 में हुई थी। 1986 में 1 अप्रैल को कब हुई थी? BSNL की और MTNL की स्थापना हुई। BSNL की स्थापना मुंबई में की गई थी और MTNL की स्थापना दिल्ली में की गई है। उसका काम क्या था? जो भूमि के अंदर भू केंद्रों के अलावा अंतर समुद्री केबलों का प्रचारण करना था। और जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, इसका प्रयोग क्या है? तो यह उपभोक्ताओं को टेलीमेट्रिक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सेवाएं प्रदान करती है। जितने भी उसके उपभोक्ता हैं उसको टेलीमेट्रिक्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा उपलब्ध कराती है MTNL। इसने 2001 में डॉल्फिन नाम से GSM उपभोक्ताओं के लिए स्टार्ट किया था।
इसका GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके लिए स्टार्ट की थी डॉल्फिन सेवा 2001 में, और गरुड़ नाम से स्टार्ट किया था CDMA उपभोक्ताओं के लिए मोबिलिटी सेवा। मोबिलिटी सेवा किसके लिए की थी? CDMS के लिए की थी, CDMA के लिए की थी गरुड़, और डॉल्फिन की थी GSM के लिए। और CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेपाल और मॉरिशस को दूर संचार सेवा देने के लिए इसकी पहली कंपनी है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध है। जो MTNL है ये मॉरिशस और नेपाल को सेवा देती है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये सूचीबद्ध है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसने 2001 में डॉल्फिन की स्टार्ट किया था GSM के लिए, और गरुड़ स्टार्ट किया था CDMA उपभोक्ताओं के लिए। अब आती है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया है और अपनी ब्रॉडबैंड डाटा 1 नाम से सेवा देता है, जो कि 2005 से इसने शुरू किया है। ब्रॉडबैंड डाटा 1 सेवा से देता है, जो कि 2005 से इसने शुरू किया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की पहुंच सुनिश्चित की है। वर्तमान में यह IP आधारित WiMAX और वाईफाई युक्त सेवा प्रदान करती है। वाईफाई आधारित WiMAX, वाईफाई और युक्त सेवाएं प्रदान करती है, और इसने अपनी ब्रॉडबैंड डाटा 1 नाम से 2005 में शुरू की है। अब आती है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना जनवरी 1997 में नई दिल्ली में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PD बघेला जी हैं। PD बघेला जी हैं। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इस क्या है? ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ट्राई का? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूरसंचार की सेवाओं के लिए नियम बनाती है और उनको नियंत्रण करती है, और दूरसंचार के विवाद और अपीलों की सुनवाई करती है। उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देती है। कौन? BSNL नहीं, ट्राई। BSNL की तो 2002 में स्थापना हुई थी और ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। इस क्या करती है? उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करती है, दूर संचार के विवादों की अपील को सुनती है और दूर सेवाओं के नियम के लिए बनाकर उन पर नियंत्रण करती है। ट्राई रेगुलेट करती है। अब आती हैं कुछ अन्य संस्थाएं। वायरलेस नियोजन संवर्धन स्कंध WPC दूर संचार संबंधी सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। वायरलेस नियोजन एवं समन्वय स्कंध WPC, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ITU के साथ संपर्क एजेंसी के रूप में रेडियो स्पेक्ट्रम का उपयोग और नियमन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। जो रेडियो स्पेक्ट्रम है उनके उपयोग का नियमन करती है और समन्वय स्थापित करती है। ये क्या है? राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत वायरलेस केंद्रों की स्थापना, रखरखाव और कामकाज के लिए लाइसेंस जारी करती है। कौन? WPC वायरलेस नियोजन एवं समन्वय स्कंध क्या करती है? जितने भी ये वायरलेस केंद्र होते हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए और उसकी स्थापना के लिए ये लाइसेंस जारी करती है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU की स्थापना 17 मई 1865 में की गई थी, जो 1945 में UNO की विशिष्ट संस्था बन गया था। ये क्या है? इसकी स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान की तो 1865 में की गई थी और ये 1945 में UNO का विशिष्ट संस्थान बन गया।
इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका कार्य टेलीफोन रेडियो सेवाओं का विकास और प्रसार करना है। क्या करता है? टेलीफोन और रेडियो सेवाओं का विकास करता है और उनका प्रसार करता है। यह दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी बनाता है। दूरसंचार के जितने भी नियम होते हैं इसके लिए कौन बनाता है? तो ये बनाता है दूरसंचार अंतर्राष्ट्रीय संघ या ITU। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसको 1945 में UN की विशिष्ट संस्था बना दिया गया था। अब आती है दूरसंचार गुणवत्ता आश्वासन संघ। इसकी स्थापना दूरसंचार गुणवत्ता आश्वासन संगठन, इसकी स्थापना 1979 में तकनीकी एवं विकास केंद्र के भाग के रूप में की गई थी। इसका कार्य उपभोक्ताओं में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। दूरसंचार की गुणवत्ता आश्वासन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। और इस देश में 74 गुणवत्ता आश्वासन केंद्र बनाए गए हैं, जो कि इसकी 2 प्रयोगशालाएं भी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी आश्वासन संगठन की? तो गुणवत्ता आश्वासन की स्थापना हुई थी 1979 को और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एकरूपता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है उत्पादों की। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड IIL, इसकी स्थापना 1948 में बेंगलुरु में की गई थी। जो टेलीफोन है उसके उद्योग लिमिटेड बनाने, मतलब उसके जो उपकरण होते हैं वो कौन बनाता है? दूरसंचार के उपकरण, तो भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड, ये क्या करती है? कंसल्टेंसी है जो इंडिया लिमिटेड करती है कम्युनिकेशन को। इसका फुल फॉर्म है TCIL। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। संचार मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। यह एक लघु रत्न कंपनी है। इसका कार्य HPTT से दूरसंचार के सॉफ्टवेयर तैयार करना होता है। HPTT के द्वारा दूरसंचार के सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य किसका होता है? टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। अब आता है मोबाइल। यह संचार रहित दूरभाष तकनीक है। इसमें मोबाइल फ़ोन बस स्टेशनों में भू क्षेत्रीय सेलुलर नेटवर्क को आपस में जोड़ने, जबकि सैटेलाइट फ़ोन कक्षीय उपकरणों को आपस में संयोजित करना, किसी भी फ़ोन में डायलिंग सुविधा के लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के साथ परस्पर रूप से संबंधित होते हैं। इसका आविष्कार 1973 में अमेरिका नौसैनिक अधिकारी मार्टिन कूपर ने किया था। जो मोबाइल था इसका प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले अमेरिकन नौसैनिक अधिकारी मार्टिन कूपर ने किया था, जो कि मोटोरोला के कर्मचारी बने। और इसका पहला ट्रायल 1977 में शिकागो में किया गया था। और यह 1983 में मोटोरोला नाम का पहला व्यावसायिक फ़ोन बनाया गया था। क्या है कंप्यूटर? एक दूरभाषा तकनीक है। इसमें मोबाइल फ़ोन बस स्टेशनों के भू क्षेत्रीय सेलुलर नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। सैटेलाइट फ़ोन कक्षीय उपग्रहों को आपस में संयोजित करता है और किसी भी फ़ोन कक्षीय उपकरणों को आपस में संयोजित करके फ़ोन में डायलिंग सुविधा के द्वारा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के साथ परस्पर रूप में संबंधित करता है। इसका आविष्कार 1973 में नौसेना अधिकारी मार्टिन कूपर ने किया था और जो मोटोरोला के कर्मचारी बने आगे जाके। और पहला 1977 में इसका ट्रायल किया गया था और मोटोरोला द्वारा पहला व्यावसायिक फ़ोन बनाया गया। 1996 में सोनी एरिक्सन कंपनी ने ब्लूटूथ का विकास किया था। सोनी एरिक्सन कंपनी ने ब्लूटूथ का विकास किया था। 1996 में पहला डिस्प्ले फ़ोन बनाया गया और 1997 में फ्लिपकॉन में पहला कैमरा फ़ोन बना था। फ्लिपकॉन ने पहला कैमरा फ़ोन बनाया था। मोबाइल तकनीक है GSM, CDMA, EDGE, जैमर, LTE, BOLTE, IMET और SIM,
और GPRS। अब इनकी क्या क्या तकनीक है वो। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, यह प्रथम पीढ़ी के एनालॉग नेटवर्क को प्रतिस्थापित करने और GSM नामक फुल डुप्लेक्स टेलीफोनी के लिए विकसित किया जाता है। यह एक डिजिटल सर्किट स्विच नेटवर्क है। यह एक डिजिटल सर्किट स्विच नेटवर्क है और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इसका फुल फॉर्म है। CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, यह एक प्रकार का विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला संप्रेषक है। यहाँ प्रत्येक ट्रांसमीटर का एक कोड आवंटित किया जाता है। सारे उपयोगकर्ता एक ही समय में स्थान भौतिक चैनलों पर अपनी पहुंच बना सकते हैं। जो CDMA होता है यह क्या है, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला एक संकेतक होता है जहां प्रत्येक जो ट्रांसमीटर होते हैं एक कोड आवंटित किया जाता है इनके लिए, ताकि ये उपयोगकर्ता हर नेटवर्क में एक समय में अलग अलग भौतिक चैनलों पर अपनी पहुंच बना सकते हैं। EDGA इनहेंस डाटा रेट फॉर GSM एविलेशन, GM में पैकेट डाटा ट्रांसमिशन की गति को EDGE के माध्यम से बढ़ाया जाता है। इसमें वर्तमान में EGPRS के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन की गति को बढ़ाया जा सकता है GSM के पैकेट के डाटा द्वारा। जैमर, यह तकनीक डिवाइस उपयोग किए जा रहे सेल फोन की सामान्य आवृत्ति को सिग्नल छोड़ता है जिसमें ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाता है और सेल फोन काम करना बंद होता है जैमर से। यह तकनीक डिवाइस उपयोग किए जा रहे सेल फोन के समान आवृत्ति सिग्नल छोड़े जाते हैं। जिस आवृत्ति पर आपका फ़ोन काम कर रहा है उसी आवृत्ति के सिग्नल छोड़े जाते हैं, जिससे कि जो मोबाइल होता है वो बंद हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है ट्रांसमिशन ब्लॉक होने के कारण। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसका प्रारंभ 2009 में स्टॉकहोम में किया गया था। GSM और UMTS तकनीक के आधार पर वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए मानक है। यह कोर नेटवर्क सुधारों के लिए एक अलग रेडियो इंटरफेस का प्रयोग बढ़ाता है या उपयोग बढ़ाता है। किसका, रेडियो इंटरफेस का उपयोग बढ़ाता है। इसमें 1.4 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति तक का डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसका प्रारंभ 2009 में किया गया था स्टॉकहोम में। यह GSM और UMTS तकनीक के आधार पर वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए मानक है। यह कोर नेटवर्क सुधार के साथ एक अलग रेडियो इंटरफेस का उपयोग बढ़ाता है। इसमें 1.4 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति का डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वोल्टिंग वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यह IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम होता है जिसमें आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क पर आधारित होता है जो 4G तकनीक को सपोर्ट करती है, जिसमें काव की स्थिति में भी फ़ोन में इंटरनेट स्पीड में कमी नहीं आती। यदि कहीं पर कबर है कोई चीज़ तो इसमें भी इंटरनेट की स्पीड में कोई कमी नहीं आती बोल के द्वारा। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब आता है IMEI, यह इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो किसी मोबाइल सेट को 15 अंकों वाली विशेष पहचान पत्र देता है। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, जो मोबाइल सेट को 15 अंकों वाली विशेष पहचान पत्र देता है या पहचान नंबर देता है। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल पूर्ण रूप होता है। यह एक एकीकृत प्रतिपथ है जिसमें मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की डाटा स्टोर की जाती है। सर्वर सब्सक्राइबर की डाटा स्टोर की जाती है सिम में। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका पूरा रूप होता है। GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम, यह GSM का विकसित स्वरूप है। इसके माध्यम से पैकेट डाटा
पोर्ट को सम्मिलित किया जाता है। इसके माध्यम से पैकेट डाटा ट्रांसपोर्ट को सम्मिलित किया जाता है। मोबाइल की पीढ़ियाँ। पहली पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन। यह पहली बार 1980 में विकसित की गई थी। इसमें प्रयुक्त सिग्नल एनालॉग होते हैं और इनकी गति 28 के मोडेम से 56 के मोडेम तक विचलित होती है। और पहली वाणिज्यिक रूप से स्वचालित सेलुलर नेटवर्क 1979 में निप्पॉन टेलीग्राफ एवं टेलीफोन द्वारा जापान में जांच किया गया था। किसने किया था? जो निप्पन जगह है जापान में लॉन्च किया गया था 1979 में। पहला स्वचालित सेलुलर नेटवर्क जो कि जनरेशन 1 का था। इसकी स्पीड क्या थी? तो 28 की से 56 के मोडेम तक प्रचलित थी और 1980 में इसको विकसित किया गया था और एनालॉग सिग्नल इसमें यूज़ होते थे। अब आती है दूसरी पीढ़ी। यह GSM मानक पर आधारित होती है। इस पीढ़ी को सेलुलर टेलीकॉम नेटवर्क को रेडियोलिंक फिनलैंड द्वारा 1991 में लॉन्च किया गया था। किसने इसको लॉन्च किया था सेकंड पीढ़ी को? तो रेडियोलिंगा ने फिनलैंड में 1991 में इसको लॉन्च किया था। यह डिजिटल तकनीक पर आधारित था। पहला क्या था? पहला एनालॉग तकनीक पर आधारित था। यह डिजिटल तकनीक पर आधारित था। इसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज, SMS डाटा सेवा भी ग्राहकों को प्राप्त होती थी। इसमें GPRS के प्रयोग से 2.5G विकसित किया गया था तथा EDGE के प्रयोग से 2.75G विकसित किया गया। इसमें अधिकतम 500 kbps की गति प्राप्त की जा सकती थी। इसमें सिर्फ अधिकतम 500 kbps की गति प्राप्त की जा सकती थी। इसमें क्या होते हैं? 2 प्रकार से विकसित किया गया है इनको। तो GPRS के लिए प्रयोग किया गया था 2.5G और EDGE के लिए प्रयोग किया गया था 2.75G। अब आती है तीसरी पीढ़ी। इसका पहला वाणिज्यिक लॉन्चिंग NTI डोकोमो जापान में वर्ष 2001 में विकसित किया गया था। यह VDNA वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग करता है। VEDNA वाइल्ड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस तकनीक पर प्रयोग करता है। कौन सी? तीसरी पीढ़ी। और जापान में 2001 में इसको विकसित किया गया था। 3G प्रणाली में WCDMA के स्थान पर HPSA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस के प्रयोग से प्रणाली के मानक 3.5G, 3.75G तथा 3.9G मानकों के रूप में विकसित हो गई थी। HSPA डाउनलिंक में 14 Mbps तथा अपर लिंक में 6.76 Mbps तक बढ़ा दिया जाता है। देखो डाउन लिंक में क्या होती है? 14 Mbps तक और अपर लिंक में 6.76 Mbps तक इसको बढ़ा दिया जाता है। 3G तकनीक में वीडियो ऑन डिमांड प्रदाता सब्सक्राइबर में फ़ोन पर वीडियो प्रसारित होने लगे थे। इससे पहले वीडियो नहीं आते थे, लेकिन अब क्या होने लगे थे? वीडियो भी सब्सक्राइबर को मिलने लगे थे तीसरी पीढ़ी में। अब चौथी पीढ़ी में या फोन जनरेशन। इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एडवांस स्पेसिफिकेशन IMT एडवांस के अनुसार फोर्थ जनरेशन सेवाओं के पास उच्च मोबिलिटी कम्युनिकेशन या गतिशीलता के लिए प्रति सेकंड 100 Mbps तथा लो मोबिलिटी स्थिति के लिए प्रति सेकंड गीगाबाइट 1 Gbps होती है। देखिए इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो यदि उच्च मोबिलिटी के लिए देखा जाए तो 100 Mbps होती है और लो मोबिलिटी के लिए देखा जाए तो प्रति सेकंड गीगाबाइट में 1 Gbps होती है। वर्तमान में LTE और WiMAX स्टैंडर्ड 4G संबंधी रिक्वायरमेंट के सबसे करीब है। जो 4G संबंधी रिक्वायरमेंट के सबसे अधिक करीब है कौन? LTE और WiMAX स्टैंडर्ड। 5 पीढ़ी या 5G तकनीक
की स्पीड 1 Gbps लगभग होती है, जो वर्तमान वायरलेस फ़ोनों से 10 गुना अधिक है। यह आधुनिक तकनीकों को जैसे MIMO मल्टीपल इन और मल्टीपल आउट पर आधारित होती है, जो 952 Mbps क्षमता के साथ डाउनलोडिंग प्रदान करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए TDD टाइम डिवीज़न डिपल या TDD का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम 5G सेवा दक्षिण कोरिया में दी गई थी। टाइम डिवीज़न डिपल्ड इसमें प्रयोग किया जाता है नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए। भारत में 2022 में 5G सेवा प्रारंभ कर दी जाएंगी। इसके लिए संचालन के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? राष्ट्रीय दूरसंचार योजना 5G सेवा को शुरू करने के लिए की गई है। 2022 तक मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ये चालू कर दी जाएगी। भारत में 5G का पहला ट्रायल हैदराबाद में एयरटेल द्वारा किया गया था। इसमें यदि स्पीड होगी तो कितनी होगी? तो इसकी स्पीड होगी वो 552 Mbps में क्षमता होगी डाउनलोडिंग की, और MIMO पर काम करता है, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट पर आधारित होता है। इसकी गति 1 Gbps होगी, जो कि वर्तमान वायरलेस से 10 गुना ज़्यादा है, और इसको दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया था। अब आती है 4G पीढ़ी। इसमें क्या कहा जाए, मतलब 4th जनरेशन। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन एडवांस स्पेसिफिकेशन लॉन्च किया गया था। IMT एडवांस के अनुसार 4G सेवाएं प्रारंभ की गई थी। उच्च मोबिलिटी कम्युनिकेशन के लिए प्रति सेकंड 100 Mbps तथा लो मोबिलिटी के लिए स्थिति के लिए 1 Gbps स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में LTE और WiMAX स्टैंडर्ड 4G संबंधी रिक्वायरमेंट से सबसे करीब है, और 3 जनरेशन क्या है, 3rd जनरेशन क्या है? इसका पहला वाणिज्यिक लॉन्चिंग NTI डोकोमो द्वारा जापान में किया गया था 2001 में, और VDNA मतलब वाइल्ड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग किया गया था। 3rd जनरेशन में WCDMA के स्थान पर HPSA मतलब हाई स्पीड पैकेज एक्सेस का प्रयोग से प्रणाली के मानक 3.5G 3.75G और 3.9G मानकों के रूप में विकसित किया गया था। हाई स्पीड पैकेट एक्सेस डाउनलोडिंग में 14 Mbps तथा अपर लिंक में 6.76 Mbps तक बढ़ा दिया जाता है। 3G तकनीकें वीडियो ऑन डिमांड प्रदाता सब्सक्राइबर के फ़ोन पर वीडियो प्रसारित भी होने लगे थे। और 2nd जनरेशन में क्या हुआ था? यह GSM मानकों पर आधारित होती है। यह सेलुलर टेलीकॉम नेटवर्क को रेडियो लिंगा फिनलैंड में 1991 में लॉन्च किया गया था। यह डिजिटल तकनीक पर आधारित होती है। इसमें टेक्स्ट मैसेज पिक्चर SMS डेटा सेवा ग्राहकों को दी गई थी। GPRS के उपयोग से 2.5G विकसित किया गया था तथा EDGE के प्रयोग से 2.75G विकसित किया गया। इसमें अधिकतम 500 kbps की गति प्राप्त की जाती है। अब आती है 1st जनरेशन। इसमें पहली बार 1980 में विकसित किया गया था। इसमें प्रयुक्त सिग्नल एनालॉग होते हैं और इसकी गति 28K से 56K मोडेम तक प्रचलित होती है, और यह पहला वाणिज्यिक स्वरूप था, और इसको 1979 में निप्पन जापान में लॉन्च किया गया था। निप्पन में मतलब 1997 में निप्पन जापान में टेलीग्राफ और टेलीफोन भी जापान में ही लॉन्च किया गया था, पहली जनरेशन की। अब आते हैं मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम कि मोबाइल फ़ोन कैसे ऑपरेट होता है। यह मोबाइल फ़ोन पर संचालित सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कार्य कराने प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जितने भी कंप्यूटर मोबाइल होते हैं उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कार्य कराने के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, तथा इन्हें नियंत्रित करता है। मोबाइल में विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं: एंड्रॉयड, बांडा, ब्लैकबेरी OS ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS मतलब आई ऑपरेटिंग सिस्टम,
लिम्बथन और विंडोज़। ब्रॉडबैंड यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। जो ब्रॉडबैंड होता है वो क्या है, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि एक उच्च आवृत्ति का इस्तेमाल कर मल्टीपल चैनलों पर डाटा ट्रांसफ़र करता है। जो मल्टीपल चैनल होते हैं उन पर डाटा ट्रांसफ़र कौन करता है, ब्रॉडबैंड करता है। भारत में केरल के इडुक्की गांव पूर्णतः ब्रॉडबैंड कवरेज प्राप्त है। जो ब्रॉडबैंड से सबसे ज़्यादा कवरेज यदि किसी को मिला है तो भारत के केरल के इडुक्की गांव को मिल गया है। और ये मल्टीपल चैनलों को डाटा ट्रांसफ़र करता है उच्च गति से और उच्च आवृत्ति से। अब आता है ब्रॉडबैंड के प्रकार। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ब्रॉडबैंड ओवर लाइन, DTH और केबल मोडेम, वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक्स, ये किसके हैं, ब्रॉडबैंड के एग्जाम्पल हैं। ब्रॉडबैंड के प्रकार। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, यह एक वायरलाइन ट्रांसमिशन तकनीक है जो पारंपरिक कॉपर टेलीफोन लाइनों के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करता है। किसके ऊपर करता है, तो ये कॉपर जो टेलीफोन की लाइनें होती हैं उसके ऊपर डाटा को ट्रांसफ़र करता है। इसका प्रयोग घरों में किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और एक होती है सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें आती हैं, मतलब ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती हैं, एक होती है असिमेट्रिक और एक होती है सिमेट्रिक। ये घरों में जो कॉपर लाइन होती है उसके द्वारा डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, यह ब्रॉडबैंड सेवा लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर काम करती है। ये किस पर काम करती है, तो यह ब्रॉडबैंड सेवा लो वोल्टेज, मतलब लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्य करती हैं। ओवर पावर लाइन, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन लो और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्य करती है। DTH, डायरेक्ट टू होम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में इसको प्रारंभ किया गया था। डायरेक्ट टू होम, यह नेटवर्क प्रसारण केंद्र, उपग्रह संचार, इनकोडर और मॉड्यूलेटर और उपयोगकर्ताओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनकर बनी होती है, तो यह केंद्र, उपग्रह संचार, इनकोडर, मॉड्यूलेटर और उपभोगकर्ताओं से मिलकर बनी होती है। क्या, DTH। इसमें सेटअप बॉक्स और डिस्क एंटीना की आवश्यकता होती है। इसमें सेटअप बॉक्स लगाया जाता है और डिस्क एंटीना लगाया जाता है। यह केबल का ही एक उच्च गुणवत्ता युक्त प्रकार है जो कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न के लिए प्रयोग किया जाता है। यह केबल का ही एक उच्च गुणवत्ता युक्त प्रयोग है या प्रकार है। एक कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न के लिए प्रयोग किया जाता है। DTH का। अब आती है क्या, केबल मोडेम, लोकल टीवी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान करके इंटरनेट स्पीड कम होती, जिनकी स्पीड कम होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है केबल मोडेम का। लोकल टीवी सेवा प्रदान द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। अब आती है वायरलेस, इंटरनेट के साथ एक रेडियो लिंक की मदद से वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट होता है। वायरलेस में क्या होता है, इंटरनेट के साथ एक रेडियो लिंक की मदद से वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट होता है। फाइबर ऑप्टिक्स, यह नई सर्विस है जो तेज इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है। ब्रॉडबैंड के प्रकार। DDL, DTH और वायरलेस। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, केबल मोडेम और फाइबर ऑप्टिक्स मोडेम, नहीं फाइबर ऑप्टिक्स। भारत सरकार की नीतियाँ। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, इसके 1 अक्टूबर 1885 में बनाया गया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस के साथ साथ बनाई गई है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम। इससे टेलीफोन संकेतों की निगरानी से संबंधित नियम 419 और 419A
में उल्लेखित किया गया है। ये क्या करता है? टेलीफोन पर संकेतों की निगरानी करता है। और इसके लिए नियम कौन सा है? तो 419 और 419 ए दिया गया है। दूरसंचार नीति, ये दूरसंचार नीति है तो कब आएगी? दूर संचार करोगे तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तो 1999 में आई थी। अंतर्राष्ट्रीय संचार ट्रैफिक में VSNL का एक अधिकार समाप्त हो गया था। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संचार ट्रैफिक थी उसमें VSNL का एक अधिकार समाप्त करना इसका लक्ष्य था। स्थानीय लूप के लिए वायरलेस का संकल्प था। जो स्थानीय लूप है उनके लिए वायरलेस का संकल्प इनका उद्देश्य था। नोकिया को पेरम्बूर में प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई थी इसमें। और PCO को पब्लिक टेली इन्फो में बदलना, जैसे ISDN जो PCO होते हैं उनको पब्लिक टेली इन्फो में बदलना इनका लक्ष्य रखा गया था। दूरसंचार नीति 1999 में आई थी। VSNL का एकाधिकार ने खत्म कर दिया था। स्थानीय लूप के लिए वायरलेस का संकल्प रखा था। नोकिया को पेरम्बूर में प्लांट लगाया गया था और PCO को पब्लिक टेली इन्फो में बदल दिया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया। एक कब आया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सूचनाओं के प्रसारण को भी अविधि मान्य कहा गया था। इसमें प्रमाणन अधिकारी नियंत्रण को शक्ति दी गई थी कि वह कंप्यूटर नेटवर्क पर संचालित किसी भी सूचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। किसी भी सूचना को ये मांग सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत। इसमें संशोधन हुआ था 2008 में और इसको क्या कहा गया? IT एक्ट 2008। महिलाओं की मर्यादित दृश्य प्रस्तुति और शाब्दिक आवृत्तता रोकने के लिए इसका प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 67 में धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित विषयों की वैध और असली सामग्री का प्रसारण अवैध माना जाएगा। ये किसके तहत है? तो अनुच्छेद 67 के तहत इसको अश्लील या फिर अवैध बताया गया है। जो असली सामग्रियां हैं उनको वो किसी प्रकार की होती हैं। ये कब आया था? IT एक्ट 2008 में आया था। इससे पहले 2000 में आया था और इसमें संशोधन हुआ था IT एक्ट में 2008 में। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, राष्ट्र की दूरसंचार नीति कब आई है? तो 2012 में आई है। 31 मई 2012 को मंजूरी प्राप्त हुई थी। इसमें मोबाइल पोर्टेबिलिटी और रोमिंग शुल्क समाप्त कर दिया गया था। जितनी भी रोमिंग सेवाएं हैं उनका शुल्क समाप्त कर दिया गया था और मोबाइल पोर्टेबिलिटी की सुविधा इसमें प्रारंभ की गई थी। इंटरनेट के लिए न्यूनतम 2 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम आवंटन और सर्किल लाइसेंस प्रक्रिया पृथक करना इनका लक्ष्य था। स्पेक्ट्रम आवंटन और स्किल लाइसेंस प्रक्रिया को पृथक करना इनका लक्ष्य रखा गया था दूरसंचार नीति का, जो कि कब आई है? 2012 में आई है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2008 में आई है। 2020 तक सभी नागरिकों को 50 Mbps की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य है। 2020 तक देश के सभी ग्राम पंचायतों में 1 Gbps स्पीड ब्रॉडबैंड को जोड़ना और इस कनेक्टिविटी को 2012 तक 10 Gbps तक का करना इनका लक्ष्य रखा गया है। 2020 तक 1 Gbps और 2022 तक 10 Gbps तक बढ़ाना हर पंचायतों के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में 2022 तक $100 अरब का निवेश आकर्षित करना इनका लक्ष्य है। दूरसंचार में $100 अरब निवेश प्राप्त करना है 2022 तक। इंटरनेट के प्रसार के लिए भारत नेट, नगर नेट, ग्राम नेट और जन वाईफाई पर चर्चा की गई है। इनके लिए भारत नेट, नगर नेट और ग्राम नेट और जन वाईफाई पर चर्चा की गई है। नेशनल फाइबर अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। नेशनल फाइबर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा इसमें। और USOF और सार्वजनिक निजी भागीदारी से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की स्थापना की चर्चा की गई है। USOF और सार्वजनिक निजी भागीदारी से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की चर्चा की गई है। देश में
जीडीपी में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 8% से बढ़ाकर 2017 में 6% से कम था। पहले कितना था? 2007 में तो 6% था, अब कितना है उसका लक्ष्य? इसको 8% तक बढ़ाना है। ये कब आया था? तो ये आई है डिजिटल संचार निगम, बड़े ठाठ से आई है, 2018 में आई है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति। इसमें देखो मेन क्या कहा गया है कि 1 Gbps ग्राम पंचायतों के लिए स्पीड 2020 तक और 10 Gbps की स्पीड दी जाएगी 2022 तक। नागरिकों के लिए 50 Mbps की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना, $100 तक का निवेश प्राप्त करना, प्रसार के लिए भारत नेट, नगर नेट, ग्राम नेट की सुविधा करना, नेशनल फाइबर अथॉरिटी का गठन करना, USOF और सार्वजनिक निजी भागीदारी में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की स्थापना करना और जीडीपी में 8% तक की वृद्धि करना डिजिटल संचार में। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए हम फिर से देख लेते हैं इसके जो अधिनियम आई हैं या फिर जो नीतियाँ आई हैं भारत सरकार की। भारत टेलीग्राफ अधिनियम ये कब आई थी? तो 1885 में आई थी। दूरसंचार नीति आई थी 1999 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया था 2000 में, इसमें संशोधन किया गया था 2008 में, जिसको IT एक्ट 2008 कहा गया। फिर आती है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में आई।